हफ्ते के पहले दिन बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव, मजबूत शुरुआत के बाद दोनों तरफ के कारोबार निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग दिशा में करते हुए कारोबार दिन के निचले स्तरों की तरफ लौटते हुए दिन के आखिरी 1.5 घंटे में संभलेंगे, रुकेंगे, रिकवर होंगे या और फिसलेंगे। कल की क्या करें तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एटलीस्ट एक अच्छी बात है इस हफ्ते की, एक छुट्टी मिलने। हाँ, अरे वाह, छोटा हफ्ता। बस ये ऐसी अच्छी बातें बताते रहा करें आप, ताकि क्या है कि खराब बाजार में मूड माहौल ठीक रहे। गुरुवार को छुट्टी होगी, एक्सपायरी के दिन। हाँ, तो एक तो वैसे गुरुवार के नाम से सर थोड़ा भारी हो जाता है, तो इस बार बुधवार को ही गुरुवार है, ये ध्यान में रखें। एक्सपायरी होगी इस बार बुधवार को, गुरुवार को है छुट्टी, तो एक टेंशन कम, महाशिवरात्रि की। तो चलिए आइए इस बीच बढ़े आगे। उससे पहले अब तक की बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख दी जाए। निफ्टी फिसला है 15,111 का हाई बनाने के बाद लगभग 150 अंक ऊपर से, और बैंक निफ्टी 35,827 का हाई बनाने के बाद लगभग 35,200 के आसपास ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट करीबन बैंक निफ्टी फिसला है। 150 पौने 200 पॉइंट निफ्टी फिसला है, लेकिन एकदम सही लेवल पर सपोर्ट लेते हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑयल एंड गैस शेयरों का बोलबाला, कच्चे तेल के उछाल से गेल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में, लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में आज है दबाव। सीमेंट शेयरों में भी मुनाफा वसूली आते हुए दिख रही है, और अल्ट्राटेक थोड़ा 2% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स ये है वो आपके लिए जहां पर इस वक्त कमजोरी दिख रही है। 100 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर से फिसले और इसी का दबाव आपको बाजारों पर दिख रहा है। तो अभी हाल ही में जो कमजोरी आई है बाजार में, उसकी क्रेडिट या डेबिट जो देना चाहे वो डाउ फ्यूचर्स को जाती है। हालांकि यूरोप आधा परसेंट मजबूत है, क्योंकि कल शुक्रवार को अमेरिका में पौने 600 अंकों का जो उछाल दिखा, उसको थोड़ा बहुत यूरोप के बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश करते हुए। तो जब तक यूरोप एडजस्ट होगा, बाकी बाजार एडजस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। एब्सोल्युटली। सर कैसे समझे, एक्चुअली मैं यही आपसे सवाल पूछने वाला था कि नॉट एग्जैक्टली उन लेवल्स पर जो हम फ्राइडे के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहे थे, उसके अब थोड़े करीब बाजार आते हुए दिखते हैं। 925 900 की बात करी थी, 960 पर इस समय निफ्टी है, और 35,200 के नीचे अभी बैंक निफ्टी आया है। तो ऊपरी लेवल तो आज नहीं छू पाए, बट निचले लेवल्स पर वापस वहीं पर सपोर्ट आ रहा है। दीप, जो अहम लेवल हैं मेक और ब्रेक वाले, लगभग वहां पर सपोर्ट और वहीं पर रुकावट है। तो मेरा ये समझना है कि जो बात हम शुक्रवार को कर रहे थे कि 14,900 14,925, और शुक्रवार की क्लोजिंग भी आपकी 14,938 पर हुई थी। एग्जैक्टली वहीं पर बॉटम बनाया आज का, और वहां से हल्का संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज, टॉप जो बनाया है शुरुआती 1-1.5 घंटे का, उससे वापस हम पार नहीं कर पाए, और वो वही है 15,100 के आसपास का। तो 15,065 15,100 वो रुकावट वाली लेवल वहीं पर। बैंक निफ्टी का देखिए 35,000 35,125 अहम सपोर्ट है, एकदम उसके पास है। अगर 35,000 तोड़ते हैं तो फिर 34,800 के आसपास तक की जगह खुलती है। ऊपर में वही 35,575, बार बार हम एक ही लेवल का जिक्र करते हैं ना, आज भी आप देखिए 35,575, और उसके बाद 35,850 फाइनल टारगेट जो दिखता है, वहीं पर 35,825। तो मार्केट लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की गिरावट आई है, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं पहले घंटे में, लेकिन वापस से इस वक्त बाजार का फोकस बजाय शुक्रवार को क्या हुआ, शुक्रवार अब बहुत दूर दिखा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, ऐसे 4 दिन दूर नजर आने लगता है। अभी क्या दिख रहा है, आज शाम को डाउ में क्या होगा, वो 100 पॉइंट नीचे। तो 4 दिन पहले जो हुआ उसको भूल कर बाजार आज भी ज्यादा फोकस कर रहा है, आज रात पर ज्यादा फोकस कर रहा है। और उसमें भी एक चीज, बॉन्ड यील्ड, जो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड है वो 1.65 तक पहुंच रहा है, 1.65% तक घटकर थोड़ा नीचे आए, अब वापस बढ़कर 1.6 के आसपास 10 साल के उनके बॉन्ड पहुंच चुके हैं। तो धीमे धीमे वहां के बॉन्ड यील्ड वापस बढ़ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बॉन्ड यील्ड और निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और निफ्टी कोरिलेशन बना लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर इन दोनों में कोई बदलाव होगा तो बाजार उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो पूरी तरह से इस वक्त हमने ये डिसाइड करा कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है डाउ फ्यूचर्स करें, हम खाली फॉलो करेंगे। अगले 1.5 घंटे में भी हम यही करेंगे। बिल्कुल सर। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और नजर रखिए, थोड़े अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोर हैं, ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजार भी फिसले हैं, बट रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक्शन क्या है वो जान लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट भी बस कुछ ही देर में जुड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले क्या है अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम इवेंट्स। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एक तो कैश स्पेस की कंपनी बिरला टायर्स के नंबर्स आने वाले हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र का बजट
जो कि आज पेश होने जा रहा है। 2 बजे का समय है, इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगर देखें, जैगवार भारत में आई-पेस इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी कल। वहीं मैक्स हेल्थ केयर पर फोकस रहेगा। QIP के इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक होगी। फ्लोर प्राइस इसका 190 रुपए तय किया गया है। इंडियन बैंक QIP FPO राइट्स इशू के जरिए 4000 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है और साथ ही मैग्मा फिनकॉर्प की EGM कल होती हुई दिखेगी। अनुमान ये लगा रहे हैं कि आधार पूनावाला की राइजिंग सन होल्डिंग को शेयर अलॉट करने पर इस EGM में सोच विचार किया जा सकता है। बुधवार के दिन एक तो वीकली एक्सपायरी, क्योंकि गुरुवार को महाशिवरात्रि के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो बुधवार को हो जाएगी। साथ ही इजी ट्रिप प्लानर्स का IPO इस दिन बंद होगा। प्राइस बैंड 186 से 187 रुपए तय किया गया है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस हेल्थ केयर मामले पर अगली सुनवाई की तारीख बुधवार का दिन यहां पर तय किया गया है, यानी कि 10 तारीख। और साथ ही नैल्को 749 करोड़ का बायबैक इस दिन बंद होगा। दाम 57 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर। गेल का 1046 करोड़ का बायबैक बंद होगा। दाम इसके 150 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 घरेलू उड़ानों के लिए दोबारा खुल सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। और साथ ही IIFL सिक्योरिटीज अंतरिम डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक है। डिविडेंड का अगर ऐलान हो जाता है 19 मार्च, फिर इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर, और साथ ही नजर रखें बाजार पर जहां पर एक्शन और भरपूर होते दिख रहा है। कौन से स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में है मार्केट्स खुलने के बाद, आइए जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें बैंक प्रमोटर का हिस्सा जो है वो घटाने के पक्ष में IRDA आई है। RBI की बैंकों में हिस्सेदारी 20% तक तय करने के लिए यहाँ के पक्ष में है। तो इसके चलते ICICI प्रू, SBI प्रू, HDFC लाइफ, इनमें कहीं ना कहीं जो प्रमोटर्स है वो हिस्सा बेच सकते हैं। हालांकि इससे जो कारोबार है वो डाइवर्सिफाई होगा। साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र तो अपना बजट पेश कर रहा है, लेकिन कर्नाटका ने जो बजट पेश किया उसमें 35 से 45 लाख की जो प्रॉपर्टी है उन पर स्टैम्प ड्यूटी को घटाया गया है। 5% से घटा के इसको 3% कर दिया है। हालांकि ये सिर्फ पहले रजिस्ट्रेशन पे लागू होगा। नैटको फार्मा कैंसर की एक दवा है, उसको जेनरिक को लॉन्च करने के लिए US FDA ने मंजूरी दे दी है। M&M मोबिलिटी सर्विसेज के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया है, तो इसके एक नेगेटिव खबर है। अडानी ग्रीन गुजरात में 100 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी ने शुरू किया है। हैप्पीएस्ट माइंड लॉन्ग टर्म इश्योर्स रेटिंग जो है उसको इंडिया रेटिंग ने BBB से बढ़ाकर A पॉजिटिव किया है। इसके अलावा विवीमेड लैब्स या उज्बेकिस्तान में सरकार ने इस कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स को मंजूरी दे दी है। और सबसे आखिरी में मोल्टेक पैकेजिंग 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का इस कंपनी ने ऐलान किया है। पूरे 3 रुपए? पूरे 3 रुपए। ओके, ठीक है, जितना MRF का भी नहीं था। हाँ, MRF के सबको देखेंगे फिर अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगर MRF 3 रुपए दे सकता है तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, एम फॉर MRF 3 रुपए, एम फॉर मोल्टेक पैक 3 रुपए। ओके, आइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे आज तो पैनल देखिएगा, गजब का है भाई। राकेश जी, कुणाल जी, बागले साहब, परमानेंट वो तो है ही है जी, सुमित जी परमानेंट, किरण जी, सचिन जी, आशु सर, अरे वाह, और मतलब सारे मुस्कुराते हुए चले। चलिए पहले आशु सर के पास ही चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं लोग। ओके आशु सर, मार्केट पर व्यू बताएं पहले तो। सर क्या करना है, तेजी, मंदी या दोनों? बिल्कुल अनिल जी, दोनों करने हैं। जो आपका ये आखिरी था लॉन्ग शॉर्ट मिक्स जरूर रहना चाहिए। अनिल जी, मार्केट में अगर आप ढंग से स्क्रीन उठा के देखें पिछले 3-4 दिन से, अनिल जी जो पुट की आईवीज हैं, पुट्स की मतलब पुट के जो रेट है, और अनिल जी पुट की जो आईवीज हैं वो ऐसे बताने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। अब तूफान कोई ऐसा लगता है ना जैसे कोई इंडो चाइना वॉर या कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, वैसा कोई इवेंट प्लान भी नहीं है और कोई ऐसा है भी नहीं। ऑयल प्राइसेस हाई हैं, वो सबको पता है। बॉन्ड यील्ड हाई है, सबको पता है। बढ़ रहा है, वो सबको पता है। पता होने के बाद क्या उसका रेपरकशन कोई बहुत ज्यादा दिखता है? बहुत ज्यादा भी नहीं दिखता अनिल जी, क्योंकि नोन है। और मेरे हिसाब से जो ब्रॉड मार्केट रहनी चाहिए 14,600, 15,300, लेकिन इसमें वॉलिटिलिटी इतनी एक्सट्रीम रहेगी कि 300-300 पॉइंट, 200 पॉइंट गैप डाउन रहेगा। बट अनिल जी जो पुट के रेट है, अगर 1000 पॉइंट नीचे के भी पुट के रेट देखिए आप, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, वो ऐसे रेट हैं कि जैसे पता नहीं मतलब क्या होने वाला है। और अनिल जी टेम्पटेशन बहुत हो रही है, लेकिन अपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकता, कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि पुट बेचना एक अप्सरा है, तो उसको नहीं तोड़ना। बट अनिल जी पुट्स
स्प्रेड जरूर रहने चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी आईबीज है, जितना डर है वो नोन है, उसके अगेंस्ट आपको उसका बेनिफिट भी लेना चाहिए। एटलीस्ट 300-400-500 पॉइंट के स्प्रेड ऐसे रहने चाहिए कि जो आपके फेवर में हो, तो जो कि आपको सेफ रखे 14,500-600 तक, जो कि अनिल जी मार्केट दिखती है बार बार आ सकती है, और ऊपर 15,300। हैविंग सेड दैट अनिल जी, अगर आप यही चीज स्टॉक्स में ट्रांसलेट करें तो स्टॉक्स में अनिल जी वीकनेस नहीं दिखती है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर का मतलब ऐसे लगता है कि आशीर्वाद एक मिनट, आशीर्वाद इससे पहले आप आगे बात करें, एक सवाल आ गया इसमें बीच में। ये वरुण बैठे हैं हमारे साथ में इधर और वरुण ये बोलते ये पुट बेचना अप्सरा, ये इसका क्या मतलब है? तो हम तो जानते हैं, बहुत समय से आपको सुन रहे हैं, इसके समझ में नहीं आया, इसको जरा समझाइए वरुण को। कंफ्यूज हो गया सुन के, मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तो आपने सही सुना, अब सही से समझ भी लीजिए, समझाइए सर, इसको समझाइए। तो समझाता हूं अनिल जी। वरुण, ये जो पिछले कितने सालों में अगर जो कॉल पुट बेचने का मतलब थी, हमेशा हम मानते हैं कि राइटर्स पैसे बनाते हैं और ये राइट भी है, लेकिन राइटिंग कॉल और पुट की इतनी डेंजरस होती है ये भी हमें मालूम है। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि हमें कॉल पुट में लॉस हुआ, तो मैं उनसे सब पूछता हूं कि कॉल्स में नहीं हुआ होगा, पुट में हुआ होगा। और वो पुट में वरुण जितने भी आप पास्ट इवेंट उठा के देख ले, कोई टेररिस्ट अटैक, कोई इंडो चाइना टेंशन, चाइना डिवैल्यूएशन, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऑयल का बॉयल होता है, कुछ भी मतलब कोई भी अनटूवर्ड इवेंट होता है, और वो जो सारे ऐसे होते हैं उसमें ना पुट ऐसे बढ़ जाती हैं और ना मतलब सब अगला पिछला सबका खत्म करके रख देती है, जबकि कॉल्स में कभी नहीं होता। नीचे के सर्किट, नीचे के चीजें बहुत होती है, ऊपर कभी नहीं होता वरुण। तो वरुण ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि पुट बेचना बहुत ही डेंजरस होता है। तो मैं कभी भी वो ये एडवाइस नहीं करता हूं, हमेशा एक लेके जरूर दो बेच देता हूं कि अगर पहली गलती हो अगर मेरी पहली गलती हो तो मेरे फेवर में जाए, बाद में अगर बिल्कुल गलत हो जाए तो गलत हो जाए। तो जो वरुण, अगर आप अपनी स्क्रीन पे बैठे हो तो आप देखोगे 500 पॉइंट की पुट का क्या रेट है और 500 पॉइंट की कॉल का क्या रेट है, तब आपको समझ आ जाएगा कि पुट आपको इतना टेम्प्ट करेगी कि इतना बढ़िया प्रीमियम है। और आप अनिल जी से पूछेंगे कि क्या कल परसों तक 500 पॉइंट घट जाएगा, तो अनिल जी का भी आंसर होगा कि नहीं घटेगा, तो बिल्कुल खुला पुट बेच देनी चाहिए। तो ये जैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, तो मैं इसको अप्सरा सिंड्रोम कहता हूं कि वो आपको इतना ल्यूर करती है बेचने के लिए कि आपको कंट्रोल रखना पड़ता है कि कब बेचना है कब नहीं बेचना, और बहुत ही लिमिटेड बेचना होता है। ओके, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी हाँ बोल दो। ओके, और नहीं आया हो तो एक स्पेशल 1-on-1 ट्यूशन आज से ले ही जाए। ठीक है, जरूर। तो बिल्कुल, तो पुट बेचने की जरूरत ना करें, इसके शॉर्ट में ये है मतलब, राइट है ना? मैं एक्चुअली अंत तक ये सुना था वो जी, अप्सरा कॉल्स भी दे दी अनिल जी, कॉल्स मुझे भी देना समझ चाहता में हूं। आया। जी आशीष सर। अच्छा अनिल जी, कॉल्स है, लॉन्ग शॉर्ट मिक्स है, अगर आप कहें तो वो दे दूं, और जो स्प्रेड है वो कहें तो वो भी दे दूं। बिल्कुल, तो चलिए, तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल आशीष सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मनान। बनाए सर। अनिल जी, जो लेना है स्टॉक वो लेना है HCL टेक। HCL टेक का अनिल जी फ्यूचर का रेट चल रहा है 966-67 के आसपास, 966-67। इसको अनिल जी बाय करना है 950 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि अनिल जी आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में आगे पीछे करके ये 1000 क्रॉस करेगा। अल्टीमेट टारगेट मेरा अनिल जी 1040 से 1050 का है, लेकिन आपको जितने पैसे, जिसको मतलब एपेटाइट जितना लगता है, स्टॉप लॉस सिर्फ 15-16 रुपए का रखना है, और टारगेट अनिल जी 30-40 से 50 से 100 रुपए तक का भी, 80 रुपए तक का टारगेट है ऊपर में। तो एक जो खरीदारी करनी है अनिल जी HCL टेक में करनी है। इसके साथ अनिल जी जो हेज करना है, जो शॉर्ट करना है, वो अनिल जी एक कैविएट है कि जो हमने क्लाइंट से शेयर किया था वो 615 में किया था आधा घंटा पहले, अभी 606 का भाव है। टीवीएस मोटर को शॉर्ट करना है अनिल जी, स्टॉप लॉस इसका भी तब 5 रुपए का था, अब 15 रुपए का है, मतलब 620 रुपए का। 620 रुपए के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर को शॉर्ट करना है। इसमें अनिल जी नीचे के लेवल आते हुए दिखते हैं, तो ये एक ट्रेड है जो अनिल जी लिया जा सकता है। लॉन्ग शॉर्ट मिक्स पेयर ट्रेड बना सकते हैं, लॉन्ग HCL टेक और शॉर्ट टीवीएस मोटर। और अनिल जी एक स्प्रेड है, अगर आप वो कहेंगे तो वो भी शेयर कर सकता हूं। थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। टीवीएस मोटर्स के लिए भी 620 के स्टॉप लॉस से बेचना है। टारगेट क्या रखना है आशु सर इसका? अनिल जी टारगेट तो फिर वो 15-20 रुपए मिले, तो अगर स्टॉप लॉस 5 रुपए का था तो तब टारगेट बड़ा था, अब थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है तो अनिल जी टारगेट भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये इंट्राडे में अनिल जी ये नीचे आ जाना चाहिए 600 से नीचे भी, और अगर अगले 1-2 दिनों में शायद 580 के करीब भी मिल सकता है ये। अगला बिगुल सचिन जी के लिए BTST का।
बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, स्टॉक कॉमन है, मेरा भी बुलिश व्यू है HCL टेक में। जिस तरीके से फिलहाल ये पोजीशन है, टारगेट भी काफी सिमिलर है। फर्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है 1005 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होगा 980 के ऊपर। मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लग रहा है 958 के आसपास, एंड खरीदारी करनी है। एंड पोजिशनली अगर हम होल्ड करते हैं तो 1030 की एक्सपेक्टेशन होगी। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1005 का टारगेट, पोजिशनली 1030, स्टॉप लॉस लगाना है 958 के आसपास, खरीदना है HCL टेक। ओके, तो HCL टेक्नोलॉजीज पर करके चलें खरीदारी, ये आ रही है सचिन जी की तरफ से राय, और अभी थोड़ी देर पहले आशु जी ने भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी है। पर एक स्टॉक जहां पर लगातार जी बिजनेस पर आपको खरीदारी की राय मिल रही है, अनिल जी ने इसके बारे में बात करी, राकेश जी, कुणाल जी ने एक बड़ा पोजिशनल टारगेट दिया है, और आज ये स्टॉक है दमदार एक्शन में। BEML 20% के सर्किट पर आपको काउंटर दिख रहा है और तेजी यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या है खबरें जिसकी वजह से इतना बड़ा उछाल आया है काउंटर में? आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताएं क्या चल रहा है BEML में? बिल्कुल दीपांशु, देखिए खबरें तो है ही और सारी अच्छी खबर है। सबसे पहले कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक कंपनियां जो हैं वो दिलचस्पी दिखा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर आती हुई दिख रही है, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि सुबह से हम देख रहे हैं। कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के मन से यहाँ हिस्सेदारी खरीदने का मन बना रही है। BEML में सरकार ने 26% हिस्सेदारी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए हैं और 4 जनवरी से सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रक्रिया जो है उसे मंगवाना शुरू किया है। 22 मार्च एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की आखिरी डेडलाइन होगी, यानी कि लास्ट डे होगा। सरकार की BEML में 54% हिस्सेदारी है और दिग्गज कंपनियों की रुचि देख दीपम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन जो कि 1 मार्च रखी थी उसे बढ़ाकर अब 22 मार्च कर दिया है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी में और कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बड़ी दिग्गज कंपनियां जता रही हैं। सरकार ने SBI कैपिटल को पूरी प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया है। सारी फॉर्मेलिटीज जो भी होंगी वो SBI कैपिटल देखेंगी। और अब BEML पसंद क्यों है और या पसंद क्यों आ रहा है सबको, इसकी अगर बात करें, ऑटो कंपनियों के लिए BEML एक बड़ी कंपटीशन साबित होती हुई दिख सकती है। स्टेट कंट्रोल्ड होने के नाते बड़े टेंडर कंपनी को हासिल होते हुए आए हैं और आगे भी पूरी क्षमता कंपनी की है कि बड़े टेंडर ये कंपनी हाथ ले सकती है। बेंगलुरु, कोलर गोल्ड फील्ड्स, मैसूर, पलक्कड़ और चिकमंगलुरु जैसी कई जगह हैं जहां पर कंपनी के कुल मिलाकर 9 यूनिट्स हैं। BEML के स्टेक सेल से सरकार को पूंजी जुटाने में भी मदद मिल सकती है और इसी के चलते ये स्टेक सेल की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें कई सारी कंपनियां जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बेमिसाल प्रोडक्ट लाइन है पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर, आर्मी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, रेलवे और मेट्रो कोचेस जो कि BEML बनाती है। वहीं 3 बड़े अहम सेगमेंट भी है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, रेल एंड मेट्रो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसे खरीदने के पीछे बड़ी कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही है और इसी के चलते आज के सत्र में यहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड दिख रहे हैं हम। बिल्कुल, और BEML दमदार तेजी में रहा है, दमदार एक्शन रहा है। 1700 के तो पोजिशनल टारगेट्स भी आए हैं राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से, और लगातार अनिल जी ने भी आपको कहा है कि नजर रखिए PSU डाइवेस्टमेंट इस साल की एक बड़ी थीम हो सकती है। रुकने का नाम नहीं है, गजब चल रहा है, जबरदस्त। बंसल जी, आपने भी सोचा था इतना जल्दी हो जाएगा 1400 रुपए? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, अच्छा? सोचा था, पूरा सोच समझ सच्ची के सच्ची बोलो, ऐसा नहीं ऐसा अब बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि हाँ मत बोलो, सच्ची सच्ची बोलो। बट अनिल जी, मेरा एक प्रश्न है अनिल। नहीं अनिल जी, सच्ची में अनिल जी पूरी रिसर्च करी थी, इसको स्टडी करा था। ऐसे अनिल जी कितनी चीजें हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं, ऐसे टारगेट्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक बात अनिल जी, मेरा मानसी से एक प्रश्न अनिल जी। पूछो, मुझे क्या दिक्कत है, आज तो हैप्पी वुमेन्स डे है। मानसी जी तैयार, पूछने दो। बिल्कुल बिल्कुल, पूछो जी। देखिए अनिल जी, मानसी जी इतना मतलब कि वो लड़खड़ाई क्यों चिकमंगलुरु बोलते हुए अनिल जी, काफी फेमस जगह है। प्रधानमंत्री हमारे देवेगौड़ा जी यहीं से इलेक्शन जीत के आए हैं अनिल जी, तो ये चीज तो अनिल जी मतलब कि आसानी से बोली जानी चाहिए। चिकमंगलुरु से देवेगौड़ा जी कहाँ जीते थे? चिकमंगलुरु से तो इंदिरा गांधी जीती थी, जहां तक मुझे याद है। अब राकेश जी आप जवाब दीजिए। अनिल जी बंसल जी फंस तो गए आप, चलो सब लोग गूगल करके देखो। लेकिन चलिए जो भी, बिल्कुल नहीं अनिल जी गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा, पक्का आप सही है? अनिल जी, इंदिरा गांधी जी तो इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ती थी, नॉर्थ से अनिल जी यूपी से आए हैं। इंदिरा गांधी जी के जमाने में तो सारे PM यूपी से आते थे। अच्छा चलिए, बढ़िया है,
ठीक है, हमारी राजनीति में रुचि भी कम है और ज्ञान भी कम है, लेकिन फिलहाल ये है आपके लिए साफ तौर पर एक बड़ी खबर। बीएमएल पे पूरा का पूरा ही, बीएमएल से याद आया एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आ रहा है, पिछले कुछ मिनटों में तेजी से भागा है। इस सरकारी कंपनी में नजर करिए, आईटीडीसी 12%। माय गॉड, इसको क्या हुआ है? कुछ चल रहा है सर, 400 रुपए की तरफ जाने की तैयारी में दिख रहा है ये। 14%, 15% आईटीडीसी। किसका? इजी ट्रिप सर, हो सकता है। आईपीओ लॉन्च हुआ है। अच्छा, टूरिज्म वाली कंपनी इस चक्कर में तो नहीं थॉमस चली। कुक भी। ओके, आईटीडीसी देखिए, हालांकि कारोबार बहुत दूर दूर तक अलग अलग है। 16% ये आपके लायक स्टॉक है, इसके चार्ट्स आप ही देख सकते हो सुमित जी, जरा देखिए इसको। हाँ अनिल जी, बिल्कुल स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक रिसेंट के हाइज ब्रेक कर चुका है और स्टॉक में एक अच्छा तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। तो 400 तक के लेवल बिल्कुल इसमें देखने को मिलने चाहिए और 400 का लेवल भी शायद ब्रेक होगा और 450 रुपए तक के लेवल आईटीडीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी बाई किया बिल्कुल होल्ड करके बैठे, 400 450 तक के लेवल आईटीडीसी में देखने को मिल सकता है। ओ 400 450 तक के लेवल्स आईटीडीसी में। 20% के सर्किट की तैयारी, 10% बढ़ चुका है थॉमस कुक। ओहो, गजब भागे जा रहे हैं इन स्टॉक्स में। पूरा का पूरा एक्शन आपको नजर आ रहा है। 390 रुपए पर आईटीडीसी का स्टॉक ट्रेड करता हो। वाह, दमदार एक्शन है सर, अमेजिंग। बिल्कुल। नजर रखें, ये है आपके लिए एक सर टाटा मोटर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। थोड़ा डीमर्जर की बात हो रही है, शेयर धारकों से पीवी कारोबार को अलग करने की मंजूरी मिल रही है। इफ आई एम रीडिंग इट करेक्ट, ये तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स की। किस तरह से ये प्रक्रिया को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, बट ये बड़ी खबर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। मंजूरी मांगी है शेयर धारकों से पीवी कारोबार को अलग करने के लिए। नज़र रखते हैं कि ये किस एग्जैक्टली मंजूरी मिल चुकी है। ये खबर आ रही है सर, ऐसे तो कोई नॉलेज नहीं थी कि शायद ये ऐसा कुछ स्टेप लेने वाले हैं। इनकी एक मीटिंग हुई थी एनसीएल, एक फॉर्मल अप्रूवल था एक अमालगमेशन को लेकर, वो तो अलग बात थी, पर ये खबर जो आ रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कंपनी की तरफ से। एक्सचेंज पर कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है, इस पर थोड़ी सी और डिटेल में लेकर आएंगे। खबर दिख रही है, हालांकि स्टॉक तो मजबूत है ही टाटा मोटर्स, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। पीटीआई के हवाले से ये खबर आती दिख रही है। पैसेंजर व्हीकल्स, दो कारोबार है मेनली, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स। तो पैसेंजर व्हीकल्स को अलग करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स में सारी हिंदुस्तान के और बाहर की दोनों कारोबार पैसेंजर व्हीकल्स में आ जाएंगी। देखना पड़ेगा क्या प्लान कर रहे हैं ये तो। अगर क्योंकि वैसे तो 3 वर्टिकल्स हो गए सर, इंडिया पीवी, इंडिया सीवी और फिर जेएलआर, बट अगर ये अलग कर रहे हैं, उन लाइंस पर अलग कर रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। फिलहाल खैर एक्सचेंज पर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा और कोई नोटिस भी नहीं था कंपनी की तरफ से कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठक होने वाली है। जिस स्टॉक में एक्शन हुआ है 5% आज ओपन इंटरेस्ट बना है दीप, और 46 लाख शेयर नए जुड़े हैं और दिन के हाई पॉइंट के आसपास स्टॉक ट्रेड करा। 330 पर कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं क्या? किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, टाटा मोटर्स क्या कुछ बड़ा कमाल करने की तैयारी में ये? अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। 320 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 320 लेके 315, तो ये 5 रुपए का बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अगर ये क्रैक नहीं करता तो मुझे लगता है वापस एक बार बाउंस बैक दिलाना चाहिए, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है वो 335 337 के लेवल्स है, तो वहां तक जाने की उम्मीद है। पर ये न्यूज के चलते आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 320 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। ओके, ये है आपके लिए खबर। ये एक्चुअली सर आई थिंक ये पीटीआई की तरफ से कुछ अलग इंटरप्रिटेशन आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो कोट कर रहे हैं ये एक प्रोसीजरल शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी थी। जो इनकी एक पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट है टीएमएल बिजनेस एनालिटिक्स सर्विसेज, उसकी स्लम्प सेल बेसिस पर लमसम कंसिडरेशन था। तो ये थोड़ी गलत इंटरप्रिटेशन है। इस खबर को निकालते हैं हम, एक बार इसको ऑफिशियली कंफर्म करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिलहाल इस खबर पर थोड़ी और डिटेल्स का इंतजार करते हैं। ये ऑलरेडी पिछले साल पर ये हो गया था, बट ये डेफिनेटली एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। इस पर थोड़ी और डिटेल्स निकाल कर इस पर हम रिसर्च करके आपको बताते हैं। पर तब तक आशु जी के पास एक स्ट्रैटेजी तैयार है बाजार के लिए, तो आशु जी के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मतान। बताएं आशु सर। दीपांशु, 15,000 की जो परसों की एक्सपायरी है उसकी एक पुट लेनी है और 14,800 की 2 पुट बेचनी है।
अभी दीपांशु 15-20 मिनट पहले ये 5-7 रुपए में बन रही थी, अब थोड़ा सा मार्केट में 30-40 पॉइंट का रिवर्सल आया तो 12 से 15 रुपए में बन रही है शायद ये। बट ये इसको बिल्कुल दीपांशु हाथ में रखना चाहिए। जो मैं अभी बोल रहा था कि बहुत हाई आईवीज हैं, पुट्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो अपने को सिक्योर भी रखना है, 200-300 पॉइंट के लिए दीपांशु रेडी भी रहना है और इस आईवीज का फायदा भी उठाना है बेच के। तो दीपांशु आपने इस स्ट्रैटेजीज में नोटिस किया होगा कि मैं मार्जिन देने के हक में रहता हूं, प्रीमियम देने के हक में नहीं रहता, बिकॉज वो जो टाइम डिके, प्राइस डिके, सारी चीजें की वजह से जब प्रीमियम्स टूटते हैं तो जितनी हाई आईवीज है तो उतना क्रैश भी वैसे ही होती हैं। तो अक्सर मेरी कोशिश ये रहती है कि मार्जिन दें, प्रीमियम नहीं दें। तो ये एक स्प्रेड है, 15,000 की एक पुट लेनी है, 14,800 की 2 बेचनी है। अब शायद ये 12-15 रुपए में बन रही है। मैक्सिमम लॉस ऊपर में 15,000 के ऊपर जाएगा तो 15 रुपए है, नीचे 14,600 तक आप बिल्कुल सेफ है दीपांशु। और अगर 200 पॉइंट नीचे आ जाता है कल या परसों में किसी वजह से, डाउ की वजह से, तो 14,800 पे तो जैकपॉट लग जाएगा, 14,700 पे भी प्रॉफिट है, 14,600 तक आप सेफ है। ओके, 14,600 तक की स्ट्रैटेजी सेफ है आपके लिए। 12 से 15 रुपए में ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बन जाएगी और इस पर नज़र रखिए। थोड़ी बाजार में वीकनेस बढ़ सकती है यहाँ पर जाकर, इसके लिए एक बेयर स्प्रेड आ रहा है आशु जी की तरफ से। 15,000 की एक पुट खरीदें और उसके सामने 2 पुट बेचें 14,800 की। ये है आपके लिए राय। चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है और खरीदना है नाल्को को, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम को, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक कल कमजोर था शुक्रवार को, आज आप देखिए किस तरह की तेजी दिखा रहा है। बड़ा बाउंस आया है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है एक बड़ी तेजी यहां बनेगी। नाल्को खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, खरीदारी की राय है। 58.50 58 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। 62 62 रुपए पहला टारगेट, 63 रुपीज दूसरा टारगेट है और नेल्को है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। इसके साथ साथ अनिल जी एक छोटा सा अपडेट है। जो अभी आप कह रहे थे कि आपकी राजनीति में रुचि नहीं है, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला था। इंदिरा गांधी जी चिकमंगलुरु से अनिल जी इलेक्शन जीती थी, लड़ी थी। मैं अनिल जी काफी छोटा था तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो ऑन लाइटर नोट कुछ बोल रहा था, बट आप ठीक बोल रहे थे अनिल जी। छोटा तो मैं भी था तब एक्चुअली, बहुत ही छोटा था, मतलब आप सोच सकते हो उससे ज्यादा छोटा था, लेकिन याद रह गया एक्चुअली क्योंकि मुझे भी याद है ना, इसलिए राजनीति में दिलचस्पी तब भी कम थी, आज भी कम है, लेकिन वो चिकमंगलुरु नाम ही ऐसा है ना, वो उस नाम से चक्कर में याद रह गया था। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, चलता रहता है, उसमें कोई खास है। देखो ये कोई कॉल तो था नहीं कि जो गलत हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। तो बंसल ये तो जनरल नॉलेज का टेस्ट था, जिसमें कभी कोई पास कभी कोई पास, और ठीक है, चलता रहता है। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो जन्मा भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है अनिल जी, बिल्कुल बंसल जी गलत थे, जब बोल रहे थे तभी भी मैं हाथ हिला रहा था। अरे बंसल जी गलती निकालने में मेरे तरह आपको भी बड़ा मजा आता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये, आगे से मैं आगे आपकी तरफ आगे मोर्चा आप संभाल। जी आशु जी कुछ कह रहे हैं बंसल जी को। जी आशु जी। अनिल जी, ये जो आपने कहा ना कि कोई कॉल तो था नहीं जो मतलब गलत हो जाए तो वो है, बल्कि उल्टा होता है अनिल जी, ये पॉलिटिकल या ज्ञान की गलती थी तो जल्दी से बता दी, कॉल गलत हो तो कोई नहीं बताता। ये बात भी सही है। वो तो देखो यार, देखो ऐसा है ना आशीष जी, बात को समझो, सब सबके काम आते हैं, ऐसा है ये। इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मेरे कॉल भी तो कितने गलत जाते हैं। अगर मैं ऐसे सबकी गलती निकाल लेता तो सब मेरी कितनी निकालेंगे आप सब हाथ खड़ा करेंगे। जैसे मेरा कॉल अनिल जी पीछे वाले 2000 का ये हुआ तो भाई जब तक अपने खुद गुड़ खा रहे हैं दूसरों को ना कहे कि मीठा ना खाओ। तो चलिए, चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रॉफिट होना नुकसान होना ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन आपके लिए आ रही एक बेहतरीन कॉल सचिन जी की तरफ से। बिगुल बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पर कंटिन्यूसली नैरो रेंज बॉडीज बन रहे थे और एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा था। जिस तरीके से आज इसने वापस 730 के आसपास एक अटेम्प्ट लिया है और जिस तरीके से इसका RSI प्लेस्ड है, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी ऑलमोस्ट अराउंड 4% के आसपास के हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। काउंटर में अगर रेजिस्टेंस ढूंढे तो लगभग अराउंड 755 के आसपास पहला पड़ा हुआ है, जिस तरीके से ये पैटर्न है।
स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 726 के आसपास एंड खरीदारी करनी है HDFC लाइफ में 755 के टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक बढ़िया खरीदारी करने की राय। HDFC लाइफ में आती हुई 726 का स्टॉप लॉस लगाएं और 755 का टारगेट, ये है आपके लिए राय। आइए करते हैं स्वागत सेठी साहब का बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, सबसे पहले तो शुक्रवार को भी तो आपने 2 कॉल्स दिए थे ना, रिलायंस और कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी करने की राय दी थी। आज सुबह ऊपर भी खुले दमदार। करेक्ट अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। हाँ, रिलायंस तो 2241 2250 के मेरे टारगेट थे। हाँ। आज सुबह तो रिलायंस ने 2241 तक के हाइट भी टच करे हैं। अच्छा, समझो आप सेठी साहब, आपको ऑस्कर अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा हो। सोचो, मतलब वो इस बात के लिए कि शुक्रवार के दिन आपने ये 2 कॉल दिए इतने खराब बाजार में भी बाय करने के, और इसके लिए आपको बड़ा अवार्ड दिया गया है। आप किसको धन्यवाद देना पसंद करेंगे? किसको धन्यवाद देना पसंद करेंगे? हाँ, अरे दर्शकों को देना पसंद करेंगे। अरे गजब कर रहे हो भाई साहब। मेरे को कुछ भी नहीं। अरे आपने, अच्छा मैं बता दूं, विकास जी ने, अनिल जी, हाँ, वो आपको देने से ज्यादा आपके दर्शकों को दूंगा तो आपको ज्यादा खुशी होगी, वो ही कारण है। नहीं, शुक्रवार को मैं सेठी साहब ने कहा आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों? बोले मार्केट खराब है। मैंने कहा शॉर्ट कॉल तो मैं दे नहीं सकता, बाय देने जा। मैंने कहा नहीं दीजिए, चिंता मत कीजिए। वो जोश किसने दिलाया था वैसे बाय द वे आपको सेठी साहब? सॉरी अनिल जी, बिल्कुल। मैंने तो ऑप्शन ढूंढा था कि नोटा करता हूँ, बस फिर आपने बोला नहीं शॉर्ट कॉल में, शॉर्ट तो मेरे से इन लेवल्स पे होगा नहीं, फिर आप बोलते हो तो मैं लॉन्ग जरूर देता हूँ। करेक्ट। बिल्कुल ये अवार्ड आपको ही जाता है। नहीं, अवार्ड तो आपके ही है, धन्यवाद मेरे को जाता है। तो लेकिन आपने 2 बेहतरीन स्टॉक ढूंढ कर निकाले, कॉन्फिडेंस के साथ दिया। अल्टीमेटली तो कॉल आपके हैं, बधाई उसके लिए। अब बताएं सर, आज क्या इरादा है आज? अनिल जी, आज 2 कॉल है, दोनों बाई कॉल है और दोनों F&O के स्टॉक है। बताइए सर। जो पहला स्टॉक है अनिल जी, वो कोइंसिडेंटली अभी कवर हो चुका है। राकेश जी और कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया है, नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि मार्च के फ्यूचर 60 रुपए के लेवल पे ट्रेड करते हैं। एक बेहद ही दमदार कंपनी है, PSU स्टॉक है, और मेटल्स तो अब रुक ही नहीं रहे हैं। आपको भी मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप वेदांता भी रिकमेंड कर रहे हैं जो बिल्कुल तेजी में है। फिर हिंडाल्को देख लीजिए आप, इवन JSW स्टील, शायद आज सुबह भी आपने JSW स्टील भी रिकमेंड करा, टाटा स्टील, सभी मेटल स्टॉक्स में तेजी है। और ये तेजी बिल्कुल एक लंबी चलने वाली तेजी है मेटल्स में। और मुझे लगता है नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि करंट लेवल्स पे एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 65 रुपए का टारगेट है, 58 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे, 239 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में नुकसान था 33 करोड़ का। ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है, बॉक्साइट से लेके एल्यूमिना से लेके एल्यूमिनियम तक। इस स्टॉक में बिल्कुल चूकना नहीं है, मुझे लगता है खरीदना चाहिए 60 रुपए के लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म में तो 65 रुपए का टारगेट है, बाकी इसको होल्ड करना चाहिए। 9 से 12 महीने में मुझे लगता है 80-85 रुपए के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक पर। 80 से 85 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे आपको 9 से 12 महीने में। जबरदस्त स्टॉक यहाँ पर करे खरीदारी। नेल्को लगातार, मैं सेठी साहब, सुमित जी, कुणाल जी, राकेश, सभी लोग लगभग सबने रिकमेंड किया है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने नहीं किया हो। 42 रुपए से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वहां से सुमित जी वहीं से चल रही ना यात्रा अपनी? बिल्कुल अनिल जी, वहीं से चल रही है और अभी और चलेगी। अभी तो और चलेगा, चलिए। तो नेल को अभी तो और चलेगा। 65 रुपए का टारगेट सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, आज का दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी एक NBFC स्टॉक है, L&T फाइनेंस, जो कि अभी मार्च फ्यूचर्स 110 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा NBFC स्टॉक है और अपने पीएर्स के कंपैरिजन में सस्ता वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से बाकी के NBFC स्टॉक्स में हमने तेजी देखी है हाल ही में, उस तरह की तेजी अभी तक इसमें नहीं हुई है। हाल ही में राइट्स इशू के जरिए फंड्स भी जुटाए कंपनी ने। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल से बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में कर सकता है। 120 का मेरा इसमें टारगेट रहेगा और 105 का स्टॉप लॉस रखना है। 105 के स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंस में करे खरीदारी। 120 का टारगेट बने रहे। सेठी साहब, 1 मिनट, कुणाल जी की कोई विशिष्ट टिप्पणी आ रही है? कुणाल जी बताएं सर।
अनिल जी देखिए, अभी आपने कहा कि अभी तो और चलेगा अनिल जी, लेकिन जो सबसे अच्छा चला है वो है वेदांता। अनिल जी, वेदांता के लिए अनिल जी लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। और अनिल जी, मैंने पिछले बरस जब न्यू ईयर हो रहा था, जब 2020 खत्म हो रहा था, तभी भी आपसे कहा था कि 2020 की आपकी बेस्ट कॉल वेदांता है। तो अनिल जी 2021 की भी बेस्ट कॉल शायद साबित हो जाए, इस तरह की तेजी इसमें दिख रही है। तो अनिल जी जबरदस्त कॉल थी। और एक साहब हैं अनिल जी, दिल्ली में बड़े परेशान हो रहे थे, उनके पास वेदांता के शेयर्स थे और उस समय उसमें गिरावट आई थी। आपकी कमेंट्री उन्होंने सुनी, काफी बड़ी पोजीशन उनकी थी और उन्होंने होल्ड किया अनिल जी। और वो आज आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि वेदांता में इतनी बड़ी तेजी आई है। तो अनिल जी पिछले साल की आपकी बेस्ट कॉल थी वेदांता, और अनिल जी इस साल की बेस्ट कॉल आपकी BEML होगी। अनिल जी ये भी आप नोट करके रखिएगा। आपकी भी पूरा योगदान है। असली झटका तो 1000 के पार तब लगा है जब आपने राकेश जी ने दम लगा कर रिकमेंड किया 1700 का टारगेट, और मैंने 3-4 बार अंडरलाइन कोमा बोर्ड लेटर में करवा लिया, कैपिटल लेटर में। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं। और उनको कहें पकड़ कर रख के छोड़े ना वेदांता, बिल्कुल भी बेचने बेचने का ख्याल भी मन में न रहा है। 320 रुपए LIC ने कहा, वो ध्यान में रखें। बस LIC को ध्यान में रखें, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आइए, तो नैल्को L&T फाइनेंस दोनों स्टॉक यहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक और है, माय गॉड। अच्छा, इससे बीच में इसके अलावा जो 2020 की ये कॉल है, तो 2021 की भी एक कॉल तो आनी चाहिए। फिर कुणाल जी ने साल के हिसाब से किया, तो अब कुणाल जी अब मेरे को सोचना पड़ेगा इस बारे में। कुछ ना कुछ सोच के 2021 की भी कॉल लानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, जरूर सोचा जाए। हाँ, इस हफ्ते गुरुवार की छुट्टी, गुरुवार के दिन सोचने का दिन रखते हैं। चलिए, तो गुरुवार के दिन सोचा जाएगा कि 2021। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? अनिल जी एक सुझाव, अभी आपने कहा अनिल जी कि ऑस्कर अगर मिलेगा तो किस किस को धन्यवाद करेंगे। हाँ। तो अनिल जी जिस तरह ऑस्कर इनाम होते हैं, फिल्म फेयर होते हैं, अनिल जी कॉल्स का भी इस तरह से अवार्ड फंक्शन होना चाहिए, तो उसमें अनिल जी पुरस्कार मिले और आप फिर उसमें एक स्पीच दें। अनिल जी कितना अच्छा लगेगा। हाँ, वो कर तो सकते, लेकिन सब आपके बीच में बढ़ जाएंगे ना, बाहर तो जाएंगे ही नहीं। इसी चक्कर में मैंने कहा कि जब अपने इसमें सब रख दे, कोई किरण जी ले गए, कोई वागले साहब ले गए, कोई 2-4 सचिन जी आपके सबके बीच में आ जाएंगे, बाहर तो जाने वाले हैं नहीं। तो इतना दमदार पैनल है, नवरत्न है हमारे, तो कहाँ जाएंगे। ओके, लेकिन आइए एक और स्टॉक है। माय गॉड, हो क्या रहा है इन स्टॉक्स में सर? ये सुमित जी के लायक स्टॉक है। एक मिनट, पहले सुमित जी आपका बिगुल है क्या? पहले आपका बिगुल बजा दो, नहीं तो फिर पता चला वही स्टॉक में पूछ लिया। बिगुल है। अच्छा, सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी मेरे पास जो स्टॉक अभी रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 294 रुपया, 294, और स्टॉक एक गिरावट के बाद अब एक अपवर्ड मूव की तैयारी कर रहा है। स्टॉक का नाम है FDC के अंदर अभी यहां से एक मूव देखने को मिल रहा है जिसमें बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हुआ है, पिछले 3-4 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं और FDC यहां से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 300 का आंकड़ा ये क्रॉस करेगा, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 305 रुपए का और दूसरा टारगेट बनेगा 315 रुपए का। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 282 के स्टॉप लॉस से 305 से 315 के टारगेट्स के लिए FDC के अंदर। FDC चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है, एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। ओके, FDC यहां पर करे खरीदारी 294 नहीं 301 हो चुका है। भागते भागते FDC फार्मा शेयरों में है मजबूत रफ्तार। 282 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 305 313 के टारगेट के लिए, 315 के टारगेट। इस बीच एक और स्टॉक जो जैन साहब का भी फेवरेट रहा है और सुमित जी का भी, टूरिज्म फाइनेंस, TFCI। स्टॉक को देखिए 12%, क्या दौड़ लगा रहा है। टूरिज्म से जुड़े हुए सारे स्टॉक, मुझे लगता है इजी ट्रिप वाला जो IPO है इस चक्कर में चल मिलेगा। हालांकि डायरेक्टली कोरिलेशन मुझे ऐसा लगता नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या दौड़ लगा रहा है 14%। माय गॉड, ये भागा था उससे थोड़ी देर पहले कौन सा हमने देखा था, ITDC 15%, वो 20%। गजब 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 है। तो ये स्टॉक हैं जो बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं आपके सामने। टूरिज्म फाइनेंस 14% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ अभी मेरे ख्याल से इसी हफ्ते तो जैन साहब ने रिकमेंड किया था 3-4 दिन पहले टूरिज्म फाइनेंस। जैन साहब जरा भेजो मैसेज, कितना ढूंढना पड़ता है, आप देख तो रहे हो टीवी फिर भी बताते नहीं हो। तो चलिए जैन साहब का SMS आए, तब तक मैं आप सुमित जी से जल्दी से चार्ट पूछ लूँ। सुमित जी बताइए। अनिल जी देखिए स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और सही कहा आपने, बहुत लोअर लेवल से स्टॉक पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। 68 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अभी यहां से और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है। 70 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 70, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर ऊपर में 75 से 80 रुपए तक के लेवल TFCI के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 62-63 के आसपास का लगा सकते हैं।
ओके 62-63 का स्टॉप लॉस लगाकर इसे ट्रेल करें। बढ़िया मूव ये काउंटर आपको दिखाने की तैयारी में है। पर आइए चलते हैं अब और जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय बिगुल स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स तो बुरे हाल में है इस समय। डाउ फ्यूचर्स इन पर्टिकुलर प्रेशर डाल रहा है, 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स 2% नीचे आपको दिखेगा। यूरोप शुरुआत अच्छी हुई है और गेन्स होल्ड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है सर। और कच्चे तेल पर भी गेन्स होल्ड करी हैं। हालांकि ब्रेंट अब $70 के नीचे फिसला है, तो थोड़ा वहां पर भी दबाव आया है। एशिया के लिए आज काफी खराब दिन रहा। चीन के बाजार 2-2.25% गिरे हैं। हांगकांग में भी 2% की गिरावट है। हालांकि चीन और हांगकांग के बीच में जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसका भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग रोल इस गिरावट में है। आपस में इनका झगड़ा इस चक्कर में जी सर, कुछ चीन ने हांगकांग के लिए नए इलेक्शन रिफॉर्म्स सजेस्ट करे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, और उसके बेसिस पर काफी सारे इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हांगकांग में काफी एक्टिव हैं वो कह रहे हैं कि हम हांगकांग से अपना कारोबार वापस करेंगे। अच्छा, तो उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट ये भी आया है वहां पर। ठीक बात है। तो ये अपनी दिक्कत थोड़ा अपनी दिक्कतें भी हैं वहां पर जो चल रही हैं। बट डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है सर, वो एक चिंता का विषय। तो दीप बात तो वही है, देखिए नीचे में 14,900 14,925 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी, और ऊपर में 11,100 11,150 के आसपास हल्की रुकावट है। तो उसके बीच में आपको ट्रेड करना है। तो 15,000 के ऊपर अगर आज बंद हो पाते हैं, जिसकी संभावना है, क्यों देखिए भाई 15,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख शेयरों का, और 15,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन है 37 लाख शेयरों का। और आज आप आखिरी आज 1 घंटे में उसके ऊपर ट्रेड करें। अगर 3:05 के तक आप यहाँ पर 15,000 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है 37 लाख शेयर 15,000 के कॉल राइटर से ये कवर करने आएंगे। ये 15,065 से लेकर 15,075 के आसपास कहीं कहीं आज आपको क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे। प्रिसाइजली 15,065 से 15,080 के आसपास निफ्टी क्लोज होना चाहिए। हाई साइड पे 15,100, बशर्ते कि आप 3 बजे तक आप 15,000 के ऊपर टिके रहें, जिसकी संभावना पूरी है। तो 15,075 15,065 15,080 ज़्यादा संभावना यहाँ बंद है। 15,100 तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ है पहली चीज़। तो उतार चढ़ाव है लेकिन निचले स्तर से रिकवरी भी बराबर उसी तरह से आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये रिकवरी इसलिए मायने की रखती है, ऐसे रिकवरी आ रही है तो आप कह सकते हैं जैसे आशु सर कह रहे हैं कि बाजार खराब है, कमजोर और ऊपर, बात सही है उनकी। लेकिन अगर आप ताकत की वाली बात देखना चाहते हैं तो डाउ फ्यूचर्स आपके पक्ष में नहीं है, बॉन्ड यील्ड आपके पक्ष में नहीं है। एफआईज की शुक्रवार की बिकवाली के आंकड़े, अमेरिका में इतनी तेजी होने के बाद तो आपको गिरना तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। करेक्ट। फिर भी गिर क्यों नहीं रहे? गिरना तो गिर जाओ, सवाल इससे ज्यादा क्या मौका मिलेगा गिरने के लिए, बराबर है। लेकिन फिर भी नहीं गिरे तो ये ताकत भी दिखा रहा है। अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो ताकत है, नेगेटिव देखना चाहें तो ये सारे फैक्टर जो ऊपर अटका के रखेंगे। तो आपको ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर बेचना है। मैं इसलिए आज सुबह भी आपको कह रहा था ऊपर बेचना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बेचना है। आप बेच के वापस नीचे लो, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर अपने सपोर्ट लेवल पे आए तब एंट्री कर लीजिए। जिन लोगों को बेचना नहीं आता, सिर्फ खरीदना आता है, वो आराम से नीचे से ले। तो मेरा ये समझना है कि ऊपर में 15,100 150 की रेंज 200 तक जाएगा, वहां आप आराम से धीमे धीमे बेचिए। नीचे वापस आए 14,900 950 की रेंज धीमे धीमे लीजिए। लेकिन ओवरऑल आज एक अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार होने बाजार, अच्छी क्लोजिंग के लिए। हाँ, 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग के संकेत पूरे आते दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 35,500 के ऊपर निकला है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में 9 लाख शेयर हैं 35,500 के कॉल्स पर, ज़्यादा नहीं है। तो मैं बैंक निफ्टी की ताकत को लेकर उतना उत्साहित नहीं हूँ, भले बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में। तो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या है 35,400 35,600, बड़ी कंजेशन जोन सी है ये जी। तो 35,600 के ऊपर निकलकर टिके तो मजा है, और 35,400 के नीचे तो हल्का सा कमजोर है बस। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ अभी व्यू नहीं बनाना चाहता, लेकिन निफ्टी पे व्यू ठीक बन रहा है, खराब नहीं है। संभावना पूरी कि आप 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग देख लें। ओके, तो 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। चलिए, ये एक सपोर्ट की बात आ रही है बाजार के लिए, नजर रखते हैं इस लेवल पर। और जैसे आप बात कर रहे थे सर, थोड़ी अच्छी रिकवरी भी आई है, 100 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी होते हुए दिखा है, और बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर आते हुए दिख रहा है। एक स्पेस जहां पर दमदार एक्शन रहा है बैंक्स को लेकर, वहां पर जानते हैं। और आज सुबह तो अनिल जी आपको कह भी रहे थे SBI खरीद कर जाइए, बाकी PSU बैंक्स में हमने अच्छा एक्शन देखा है। क्या है वजह जिसकी वजह से बैंक्स में नई जान आ रही है, और सिर्फ बैंक्स ही इंपैक्ट होंगे या कोई और स्पेस भी? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या चल रहा है? देखिए, प्रीडोमिनेटली अगर आप देखेंगे तो बैंक्स इससे ज़्यादा इंपैक्ट होंगे, क्योंकि पैसा उनको ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों?
भूषण पावर का जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको अब फाइनल मंजूरी जो है वो मिल गई है। डेफिनेटली लेंडर्स की फाइनल मंजूरी थी जो मिलनी थी, क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलएटी का जो अप्रूवल था वो तो सितंबर और फरवरी 2020 में ऑलरेडी आ चुका था, तो वो अप्रूवल आ चुका था। अब लेंडर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। जो वोटिंग हुई थी उसमें 97% लेंडर जो है उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो रेजोल्यूशन प्लान दिया था उस पर हामी भर दी है। अब बात यह है कि जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो करीब 19,350 करोड़ के आसपास की पूंजी जो है वो अब देने वाला है भूषण पावर को। भूषण पावर के ऊपर जो लेंडर्स का टोटल कर्ज था वो करीब 48,000 करोड़ के आसपास था। 19,350 करोड़ मतलब करीब 60% के आसपास का हेयरकट जो है वो बैंक्स को लेना होगा। लेकिन इस हेयरकट के बाद 31 मार्च तक ये जो पैसे हैं इन बैंक्स के पास आ जाएंगे। हालांकि शुरुआत में इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा, क्योंकि भूषण पावर के ऊपर जो केसेस है उसके चलते इसको एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा और उसके बाद इसको बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर अगर किसी का है तो वो एसबीआई का है। करीब 9,825 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। इसका अगर आप 40% लगाए 60% का हेयर कट तो आता है करीब 4,000 करोड़ के आसपास। दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोजर पीएनबी का है 4,400 करोड़ का, जिसमें से 85% ये ऑलरेडी फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। कैनरा बैंक 2,244 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। तो इन सबको, इसके अलावा इलाहाबाद बैंक जो कि ऑलरेडी मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के साथ, उनका भी एक्सपोजर है और काफ़ी सारे छोटे मोटे एक्सपोजर और भी है। लेकिन एसबीआई सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है 9,825 करोड़ का, जिसमें से 4,000 करोड़ एसबीआई को मिलने वाले हैं और 31 मार्च तक ये पैसे जो है वो एसबीआई को मिल जाएंगे। तो एक रेजोल्यूशन प्लान पूरा हुआ है जिसके कारण जो लॉस होने वाला था वो अब इनको नहीं होगा। सोचिए 1 महीने के अंदर 4,000 करोड़ मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो अच्छी रिकवरी होगी और उसके बाद राइट बैक भी होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक्शन इस स्पेस पर दमदार बना हुआ है। 2% ऊपर आपको एसबीआई दिख रहा है। सुबह खरीदारी की राय दी गई थी। अनिल जी की तरफ से एसबीआई पर एक हिट कॉल रही, पर एक और कॉल तैयार है बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, जो अभी कुणाल जी कह रहे थे कि इस साल का स्टॉक, तो वो ये स्टॉक है जो इस साल का हो सकता है। हाँ, कैंडिडेट संभावना पूरी है। और नाम है IRCTC। मैं वो लग ही रहा था सर, ये सारे 1960 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 60-65 को हो गया अभी। 1960-65 के आसपास है ये स्टॉक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और स्टॉक के लिए मैं पहले भी बता चुका, मेरे टारगेट 2,500 रुपये के मिनिमम है। उसके बाद में देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। बेहतरीन स्टॉक है। जो आज ये थीम चल रही है टूरिज्म ट्रैवल से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स, आप सोचिए अगर इजी ट्रिप टिकटिंग का कारोबार करती है और इसके आईपीओ का इतना रेस्पॉन्स है, इतना वैल्यूएशन, IRCTC ने क्या बुरा किया भाई? खाली इसलिए कि सरकारी कंपनी है। इसके पास केवल 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखो, सोचो IRCTC के। तो अभी आपने 2-4 दिन पहले पूरी रिसर्च की थी। 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक्सपायर हो चुका है, एक बचा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास IRCTC की बुकिंग करने का। हाँ, एब्सोल्युटली। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। जबकि IRCTC लोग खुद देखिए, मतलब IRCTC, अगर ये ट्रस्ट में, अगर ये कंपनी रेलवे की सरकारी कंपनी नहीं होती तो उसका भाव कम से कम 5-6 हज़ार रुपये होता। हाँ जी, कम से कम। मतलब इसको वो वैल्यूएशन मिलते जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब भी देर आए दुरुस्त आए, अब तो सरकारी कंपनियों के कौन वैल्यूएशन नहीं देने वाले अपने आप को कोस रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, देखो सारी सरकारी कंपनियों में क्या कुछ हो गया। तो ये स्टॉक है जो, कुणाल जी जरा चार्ट पर गौर फरमाए। आपने कहा तो मैंने कहा ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ। ये हो सकता है IRCTC इस साल का स्टॉक का। बताएं जरा चार्ट देखकर, बड़े वाले देखना, चार्ट लंबे वाले। अनिल जी देखिए, चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट्स में स्टॉक के लगातार देख रहा हूं। अनिल जी, जब आपने इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू लिया था उस समय भी मैंने चार्ट्स देखे थे। आपका कन्विक्शन जो है वो लगातार हम सुन रहे हैं। तो अनिल जी, IRCTC जबरदस्त चार्ट है, मोनोपोली कंपनी है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉक ने अनिल जी 1950 पर एक पॉज लिया है। वो लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल थे, कुछ 2-3 दिन वहां टिका और उसके बाद आज आपने देखा कि उस लेवल को भी पार करके एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं, यही मौका है वापस खरीदने का। यहां पर टारगेट अगर अनिल जी निकालें तो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक है, पहले कभी इस तरह देखे नहीं गए हैं। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न है अनिल जी, टारगेट देते हुए समय मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। तो थोड़ा आपका साहस मिले, थोड़ा आप मुझे समर्थन करेंगे तो साहस बनेगा। मुझे लगता है अनिल जी टारगेट कोई 700 रुपए ऊपर मौजूदा स्तरों से होना चाहिए। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है 700 रुपीज तक का भी अपसाइड स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, IRCTC बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए। 2700 ना
जी अनिल जी 700 रुपए ऊपर। हाँ तो मैं बोलूँ तो 2000 का 2700 देने में संकोच है, और ये बंसल जी बोले 1000 रुपए वाले, तो उसमें 700 रुपए ऊपर 1700 देने में संकोच नहीं BEML में, और दोनों सरकारी कंपनियां। कुणाल जी मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? नहीं अनिल जी, नहीं अनिल जी उसमें तो सबसे पहले आप ही ने लीड ली थी अनिल जी, उसमें भी आपका सहारा चाहिए था हमें। नहीं बिल्कुल, और इस स्टॉक में भी मुझे तो पसंद है। सेठी साहब ने भी लगातार इस स्टॉक को बार बार रिकमेंड किया है, और बड़े टारगेट के लिए आप IRCTC में भी करिए खरीदारी। ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स का, आराम से जब आपको मौका मिले, जब मौका मिले खरीदते रहिए। खराब बाजार में एक्यूमुलेट करिए। 2527 रुपए के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले स्टॉक हैं जो, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं दीप जो वायदा कारोबार में आए ना, तब से इनके तो दिन ही फिर गए एकदम। जी बिल्कुल, है ना। और रजनी हसीजा जी जो इनकी MD हैं, जिनसे हमने बात की, जो फरवरी में ही उन्होंने पदभार संभाला है जी, और एक गजब की एग्रेसिव मैनेजमेंट है भाई। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये सरकारी कंपनियों की तरह काम करते हैं, बिल्कुल प्राइवेट पे, क्योंकि है ही नई तरीका का बिजनेस है ना पूरा का पूरा, टिकटिंग ये वो सारा। तो चलिए इस पर रखिएगा फोकस जी। बिल्कुल, और अन्य सेगमेंट्स भी वो जोड़ रहे हैं अपने कारोबार के साथ, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। 2000 के ऊपर IRCTC अनिल जी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है इस काउंटर पर। एक काउंटर और जो आपको लगातार सुर्खियों में दिख रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सचित जी के पास एक कॉल तैयार है, तो चलते हैं सचित जी के पास, बिगुल BTSTT का। बताएं सचित जी। दीपांशु, ये जो काउंटर में दे रहा हूँ वो थोड़ा सा लंबे नजरिए से लगना है। इनफैक्ट लगभग 10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा EPC, जो लगभग अराउंड 161 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पर तो मुझे लग रहा है कि 180 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, बट पोजिशनली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 210 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, जो आज ही शुरू हुई है। स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा दे रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस लगाना है 154 के आसपास। 180 होगा फर्स्ट टारगेट, 210 का होगा एक फाइनल पोजिशनल टारगेट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर वो अचीव होना चाहिए। खरीदना है महिंद्रा EPC को। EPC पर रखिए नजर, और जैसी सचित जी बात कर रहे हैं, बड़ा ब्रेकआउट काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। तेजी पकड़ते हुए महिंद्रा EPC खरीदारी कर चले इस स्पेस पर। पर ढेरों और कैश स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, वहां पर एक बार नजर डालिए। AB कैपिटल, यहाँ पर एक बड़ा स्पाइक आया है। CSB बैंक, FDC जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, न्यू इंडिया एश्योरेंस 6.5% का एक दमदार स्पाइक इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिखाए। अभी एक स्पाइक हुआ है। क्या चल रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस पर, सुमित जी जरा चार्ट देखकर बताएं। तेजी चल रही है दीपांशु, स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक पिछले 11 दिनों के एग्जैक्ट 11 दिनों के फॉल के बाद आज स्टॉक यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है और पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है होल्ड करके चले, फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 148 का है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक के। जल्दी ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, पोजीशंस होल्ड करके चले। पोजीशन होल्ड करके चलें, ये है आपके लिए रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस। एक और बड़ा स्पाइक आ रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर। सेठी साहब इसके बारे में बात करके गए थे पिछले हफ्ते, दमदार एक्शन में रहा है और अब फिर से एक बड़ा उछाल दिखा रहा है। सचित जी जरा इसका चार्ट देखिए, क्या चल रहा है फिलिप्स कार्बन में। दीपांशु, यहाँ पर भी एक काफी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन बन रही है। जिस तरीके से इसने अपने 6 हफ्तों के ऊपर एक ओपनिंग एस्टैब्लिश की आज के सत्र में, एंड फॉलो थ्रू मोमेंटम जैसे बन रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड 230 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक अच्छे लेवल के आसपास ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है, तो स्टॉप लॉस काफी क्लोज होगा। 202 का लगाइए आप स्टॉप लॉस, एंड मुझे लग रहा है 230-240 के आसपास एक रिव्यू जोन बन सकता है। 6 हफ्ते के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट फ्रेश यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है फिलिप्स कार्बन। ब्रेकआउट आ रहा है फिलिप्स कार्बन पर, नजर रखिए। अच्छे मूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। एक काउंटर जिस पर एक्शन दमदार रहा है, आज दोनों तरफ के ट्रेड्स दिखाएं, फिलहाल एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। आशु सर, आपसे अपडेट लेना था। इंडिया बुल्स हाउसिंग, थोड़ा ओपनिंग टिक के बाद मुनाफा वसूली हुई, अभी 230 पर एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ सर? दीपांशु, देखिए इंडिया बुल हाउसिंग हमने 2-3 दिन पहले कॉल दी थी, और एक और भी लेवल दिया था कि 248 से ऊपर जाता है तो बहुत बड़ा
मेजर ब्रेकआउट है, जो कि थोड़ा सा टाइम के लिए हुआ, लेकिन उसी वक्त ही शाम को वो परसों शायद बैन में आ गया था, और बैन में आते ही दीपांशु एक बार मोमेंटम टूट जाता है। बट मेरा कहना यह है कि बाकी लोगों ने भी कॉल दी थी, उसके बाद मैंने सुना नहीं कि क्या अपडेट है, पर मेरा अपडेट है कि जो पहले था कि इंडिया बुल हाउसिंग की डिलीवरी उठा के रखी है, और ये 300 का टारगेट है, 200 का स्टॉप लॉस है। मुझे नहीं लगता कि 200 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन पेशेंस जरूर टेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक जो डेंट लगा है आईबुल के बाद, बैन में जाने के बाद, वो हमेशा स्टॉक के लिए थोड़ा सा रहता है। बट डिलीवरी वाले को अभी भी रखना चाहिए, 10-15 रुपए 20 रुपए ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक कंटिन्यू विद दैट, मेरा मानना ये बिल्कुल ये है। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पर रखिए नजर, डिलीवरी लेकर 300 के टारगेट्स के लिए बिना किसी परेशानी के आप काउंटर पर मूव देख सकते हैं। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, चार्ट कॉर्नर नहीं पर पिक ऑफ द डे का बिगल उनके लिए। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है पिक ऑफ द डे के लिए? दीपांशु, हमारा स्टॉक बैंकिंग स्टॉक है और इंडेक्स के विपरीत, मतलब कि एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इस बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है, और स्टॉक है सीएसबी बैंक। इस पे दीपांशु हमने चर्चा शुक्रवार को भी की थी टुवर्ड्स क्लोजिंग, और आज एक नीट क्लियर ब्रेकआउट है ऑन क्लोजिंग बेसिस पर, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत फास्ट मूव आना चाहिए 300 रुपए तक, जिस तरह का स्ट्रक्चर है। कल भी यानी कि शुक्रवार को भी बड़ी अच्छी बाइंग हुई, आज हम फॉलो थ्रू बाइंग देख रहे हैं। पहले स्टॉक थोड़ा नीचे चल रहा था और फिर जिस तरह का मोमेंटम बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक सीधा 300 रुपए के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो इन स्तरों पर खरीदारी करके होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस यहां पर रखें 270 पर, 270 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 290 रुपए का और दूसरा टारगेट 300 रुपए का, जिसके लिए कैथोलिक सीरियन बैंक सीएसबी बैंक में खरीदारी कराए। ओके, तो सीएसबी बैंक बड़े टारगेट्स के लिए यहां पर करके चलें खरीदारी, ये पसंद आ रहा है। और अभी अभी इस स्टॉक पर भी हमने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आते हुए देखा है। सीएसबी बैंक ये है रेडार पर इस समय। पीवीआर ये भी एक स्टॉक है जो रेडार पर है। पिछले हफ्ते हमने देखा कमजोर बाजार में भी इस स्टॉक पर एक्शन आ रहा था। आज कुछ फ्रेश खबरें भी हैं जो स्टॉक को सपोर्ट कर रही हैं, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखाई है इसने। कुशल के पास चलते हैं जानने के लिए क्या चल रहा है पीवीआर में। कुशल बताइए। बिल्कुल, और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पीवीआर में हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से इन्होंने अपनी कैपेक्स जुटाई है और जो अपने पूंजी निवेश करने वाले हैं, उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। आप देखिए जिस तरह से वापस से अनलॉकिंग हो रही है और जब फुटफॉल्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने नए सिनेमा हॉल्स पर करीब 100 से 150 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। और ये उनकी जो योजना है वो FY22 में 40 नई स्क्रीन शुरू करने का प्लान है। इनफैक्ट अगर आप FY23 की बात करेंगे तो 2023 तक करीब 1000 स्क्रीन्स पर इनका जो काउंट है वो ये ले जाना चाहते हैं। मौजूदा अगर आप देखेंगे तो करीब 850 स्क्रीन्स हैं, तो यानी कि लगभग 150 स्क्रीन्स का और एडिशंस जो है आपको आने वाले 2 सालों में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप देखें तो जो कानपुर और मैसूर सिटीज हैं वहां पर भी इन्होंने हाल फिलहाल 3 और 6 नए स्क्रीन्स खोले हैं, और इससे ये जाहिर हो रहा है कि आगे के लिए पीवीआर को अपनी जो कंटेंट पाइपलाइन है वो कितनी स्ट्रांग लग रही है। आप देखिए अभी अगर आप देखें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच 5 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, तो उसका इंपैक्ट होगा। और रीजनल मूवीज का इंपैक्ट हमने ऑलरेडी देखा है। इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो रीजनल और बॉलीवुड फिल्म्स मिलाकर करीब करीब 80% का कलेक्शन जो है वहां से आता है, और बाकी का हॉलीवुड से हमें देखने को मिलता है। तो आगे की जो कंटेंट पाइपलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज नई स्क्रीन्स खोल रही है, और आगे की जो विस्तार योजना है कंपनी की वो काफी बेहतरीन लग रही है। ओके, तो पीवीआर पर रखिए नजर। एक्सपेंशन कर रही है इस समय, हालांकि थोड़ा अनलॉक से रिलेटेड परेशानियां हैं, कुछ जगहों पर वापस नाइट कर्फ्यू लग गया है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के इंटैक्ट हैं और 1000 स्क्रीन्स का लक्ष्य भी आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, पीवीआर के चार्ट पर बताएं 1450 पर क्या ट्रेड होना चाहिए? दीपांशु देखिए, पीवीआर में हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। पीवीआर में ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि बायस ऊपर का रख के काम करना चाहिए। पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। 1450-54 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 1470 1480 इसके इमीडिएट टारगेट्स बन सकते हैं, और ये लेवल अगर ऊपर में निकलते हैं तो 1500 प्लस के लेवल पीवीआर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस फिलहाल होल्ड करके चले। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 1425 1430 के आसपास का है। ओके,
तो ये है आपके लिए पीवीआर जहां पर आपको रखनी है नजर। ये भी रोज ऊपर नीचे स्ट्रोक होता है, दोनों तरफ मौके देता है, लेकिन आज नीचे आने के बाद जो रिकवरी हुई वो बड़ी तगड़ी होती हुई दिखी है। लेकिन नैटको फार्मा जिसके लिए आज एक आई है बड़ी खबर और जिसका हम सुबह जिक्र भी कर रहे थे, देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उसका असर नैटको फार्मा। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दवा की मंजूरी मिली है वो नैटको फार्मा के मार्केटिंग पार्टनर जो कि यूएस में उनके मार्केटिंग पार्टनर है उनको मिलती हुई दिखी है। तो आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो जो कैंसर की दवा है, जॉनिया कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल होता है और आप देखिए इसका जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। अगर 2020 की बात करें तो हमने देखा था कि पूरे साल में करीब $712 मिलियन तक की जो बिक्री है वो इस दवा की होती हुई दिखी है। जेनरिक दवा है जिसको मंजूरी मिलती हुई दिखी और केवल 3 प्लेयर्स हैं इस जेनरिक प्लेयर में और इसी के चलते हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी भी बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखेगी। कुल मार्केट में हम देखेंगे करीब 20 से 25% का जो शेयर है वो इनका होता हुआ दिख सकता है। अब आप देखिए जो नैटको है उनकी आय में करीब 10 से 15 मिलियन डॉलर तक का ही जो आय है उसमें बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक इनके मार्केटिंग पार्टनर्स हैं तो डायरेक्टली पूरे के पूरे जो आय है वो कंपनी को मिलती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन ये एक पॉजिटिवली सेंटिमेंटली भी पॉजिटिव है। ब्राज़ील में केवल यही प्लेयर है जो कि यहाँ पे बेचता है इस दवा को, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी आय आती है और माना जा रहा है कि यूएस में भी इसकी बिक्री बढ़ने से इनकी जो आय है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी। 10 to 15 मिलियन डॉलर तक की आय में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। आने वाले साल से 3 वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी, अगले कुछ हफ्तों में इसका लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं नैटको फार्मा पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो नैटको फार्मा के लिए ड्रग को मंजूरी मिलना और अब लॉन्च के लिए तैयार, ये बड़ी खबर है जो हम सुबह बात भी कर रहे थे सर इसके। बिल्कुल उसी के दम पर स्टॉक में बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखा है आपके लिए। तो नैटको फार्मा जबरदस्त एक्शन में, जबरदस्त तेजी में बढ़ता हुआ स्टॉक आगे यहाँ पर एक्शन पूरा का पूरा बनता हुआ दिख रहा है आपके लिए। बाजार में भी एक्शन भरपूर है और 15,000 के आसपास फिर से निफ्टी आता 3 बजे, ये 3:05 पे आते वापस आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 3 बजे या 3:05 तक 15,000 के ऊपर टिके तो थोड़ा नीचे आया, देखते हैं थोड़ी देर टिकता है या नहीं टिकता। 15,000 के आखिरी आधे घंटे में क्लोज कहाँ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर से वही आज का जो जोन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक वाला 14,975 15,025, ज़्यादातर वक्त निफ्टी इस रेंज में बिताने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी वही 35,575 के आसपास से थोड़ा फिर से नीचे आता है। सर ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल रहा, डाउ फ्यूचर्स 150 है, नास्डैक अब 2% से ज़्यादा है, तो शायद उससे थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है बाजार में। पर जैसा अनिल जी ने कहा 15,000 के ऊपर की निफ्टी क्लोजिंग आज अच्छी मानी जाएगी। एक बार जब नैटको की हम बात कर रहे थे तो किरण जी से चार्ट चेक ले लेते हैं। सर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लिए 1.61 हो गया, तो वो एक शायद है जो एक प्रेशर इस समय बाजार पर चला रहा है। आइए किरण जी से एक नैटको फार्मा पर राय ले लें। किरण जी चार्ट पर देखकर बताएं नैटको फार्मा अब अगले क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? देखिए 800 का एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन, उधर से वापस एक बार अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल रहेगा 950, उसके ऊपर वापस एक बार एक फ्रेश ब्रेकआउट दिलाता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। आपके पोजिशनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से 800 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और 950 के ऊपर और एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए नैटको फार्मा जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है ऑटो कंपनीज पर। ऑटो कंपनीज के लिए तो खबर ठीक ठाक है, पर ऑटो ग्राहक के लिए, कार के खरीदारों के लिए, अन्य ऑटो प्रोडक्ट्स के खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। क्या है ये खबर, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं क्या चल रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से स्टेटमेंट आते हुए दिख रहे हैं दीपांशु नितिन गडकरी जी के पास से, वो ये है कि आप देखिए जो पुराने पैसेंजर व्हीकल्स स्क्रैपेज, जो वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस की गई थी बजट में, उसके तहत अगर एक्सचेंज कराने जाते हैं तो वहां पर इनको जो है 5% का रिबेट मिलता हुआ दिखेगा ऑटो कंपनियों द्वारा। ऐसा स्टेटमेंट जो है नितिन गडकरी जी के पास से आता हुआ दिखा है। इसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए, जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं उनके लिए डेफिनेटली ये डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंज्यूमर्स को इस इंसेंटिव का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और वो जो उनकी काफी पुरानी गाड़ियां हैं उसको स्क्रैपेज करवाने में इंटरेस्टेड होंगे।
पर दूसरी तरफ अगर आप ऑटो कंपनी की बात करें तो आप देखिए नवंबर महीने में इनकी तरफ से ये मीटिंग हुई थी। इनफैक्ट जो रिबेट की बात हो रही थी उसको लेकर डिस्कशन था। इनफैक्ट वो 5% जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो स्टेटमेंट आया है, यहाँ पर 3% और 1% पर डिबेट चल रहा था और कंपनी ने अग्री किया था कि हम 1% रिबेट देंगे। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर ये जो रिबेट की बात हो रही है इसका कितना लोड जो है वो ऑटो कंपनियां लेती हैं और कितना लोड सरकार लेती है। तो ये चीज आगे के लिए हमें देखना होगा। पर बहरहाल अगर आप देखें तो कंपनियों की तरफ से जिन्होंने 1% रिबेट का अग्रीमेंट किया था, अब 5% अगर उनको रिबेट देना होगा तो आप देखिए जिस तरह का इनकी अभी तक प्राइस इंक्रीज हुई है, अब हो सकता है कि आगे फर्दर प्राइस इंक्रीज करते हुए नजर आए। इस चीज को पास ऑन करने के हिसाब से अपने ऊपर वो पूरा रिबेट का जो लोड है वो अपने ऊपर ना ले। तो अब ये चीज हमें देखनी होगी। पर कहीं ना कहीं ये तो बात श्योर है कि ग्राहकों के लिए बहुत बेहतरीन खबर है और इससे जितनी भी स्क्रैपेज में जाने वाली जो गाड़ियां हैं जिनकी ऑलमोस्ट लाइफ एंड ऑफ लाइफ साइकिल पे है, वहां पर इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और नई गाड़ियों की जो डिमांड है वो करीब 30 से 40% तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, तो नई गाड़ियों का डिमांड को ज़रूर बूस्ट मिल सकता है, पर जिस तरह से इंसेंटिव्स कंपनी को देने पड़ेंगे उसका क्या प्रभाव आता है, ये एक बात देखनी ज़रूरी होगी। ये एक बड़ा अपडेट आता हुआ दिख रहा है ऑटो कंपनीज के लिए। एक बार ज़रा मारुति पर रिव्यू ले सचिन जी से। सचिन जी, क्या चल रहा है मारुति में? बाकी ऑटो कंपनीज के मुकाबले में इसने उतना परफॉर्म नहीं करा है, पर क्या यहाँ से और तेज़ी के लिए तैयार है मारुति? जी दीपांशु, इनफैक्ट एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से पिछले 7 दिनों का एक्शन ने अपने 200 डे एवरेज के ऊपर इसने काफी अच्छे स्विंग लो बनाए, तो कहीं जाकर सपोर्ट वेल एस्टैब्लिश्ड है 7100 के आसपास। एंड पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी कि जिस तरीके से पुल बैक है, मुझे लग रहा है अराउंड 7450 7470 के आसपास ये पुल बैक एक्सटेंड होना चाहिए। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड कीजिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वो हेल्दी हो गए स्टॉक के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 7140 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर आई खरीदारी करने के लिए आज से आती हुई। आइए नितिन जी तैयार है, वक्त है निफ्टी पर निशाना लगाने का। नितिन जी नमस्कार, बताएं सर। देखिए जो डेटा इनफैक्ट 2-3 दिन से नेगेटिव है, उस तरीके से मार्केट मगर गिर नहीं रही है। बस मुझे लग रहा है कि बाइंग की जगह मतलब हम एक बियर स्प्रेड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है इसलिए मैं नेकेड नहीं ले रहा हूँ। बियर स्प्रेड मेरी ये होगी कि हम 15,000 की पुट ऑप्शन लेंगे और 14,800 की हम बेचेंगे। तो इस प्रोसेस में मुझे 84-85 रुपीज का प्रीमियम लगता है और स्टॉप लॉस हम इसी डिफरेंस का आधे का रखेंगे, यानी 40 रुपीज का लॉस होगा तो निकलेंगे। या फिर चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि 14,800 की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि 15,000 के नीचे ये कंटिन्यूअस सेकेंड डे ऐसा लग रहा है कि आज क्लोजिंग मिलेगी स्पॉट में, जो मुझे बहुत अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम बियर पुट स्प्रेड करेंगे। अगर आप नेकेड करना चाहते हैं, रिस्क लेकर के काम करना है, तो उस केस में आप 14,950 की या 14,900 की पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 14,900 की पुट ऑप्शन 110 में मिल रही है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 180-190 रुपए हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय। थोड़ा सा बाजार नीचे की तरफ का रुख दिखा रहा है नितिन जी के लिहाज से। सोच मिल रही है नितिन जी और आशु जी की। हाँ, नितिन जी आशु जी की बिल्कुल। तो थोड़ा पुट खरीद कर 14,800 की तरफ आ सकता है। देखिए दिन के लोएस्ट पॉइंट की तरफ बाजार आते हुए दिखे, वापस से थोड़ा नीचे आए हैं। देखिए 14,935 का लो बनाया, लाल निशान में फिसलने की तैयारी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल चुका है, सेंसेक्स फिसल चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। नितिन जी, बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? क्या 35,000 के नीचे ये भी जाएगा या 35,000 मजबूत सपोर्ट है? देखिए रोल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत सपोर्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि क्या है 3 दिन से जब से ये एक्सपायरी चालू हुई है, डेटा नेगेटिव है बट प्राइस होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ, 35,000 का लेवल टूटेगा तो पूरी कंफर्मेशन मिलेगी कि हम बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन तो 35,000 के नीचे है, निफ्टी की कंफर्मेशन आ रही है वो 15,000 के नीचे टूट रहा है। तो बट अगर स्ट्रेटजी प्ले करनी है तो बीआरईसी प्ले करनी चाहिए और हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे 35,300 की पुट ऑप्शन लेके 35,000 की पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। ये 150 में आपकी बनती है, इसमें 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि हम 34,800 34,700 की तरफ जा सकते हैं। तो ये है राय आपके लिए निफ्टी बैंक पर इस वक्त आती हुई। यहाँ पर भी जबरदस्त एक्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ। इसी पर एक विशेष टिप्पणी आशु जी की भी ली जाए। आशु सर बताएं।
अनिल जी, सिमिलर व्यू जो अभी नितिन ने भी शेयर किया, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी में अनिल जी कोई जो इंडेक्स में है ना, बहुत कुछ रॉन्ग सिग्नल से आ रहे हैं नीचे जाने के। बट प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन स्टॉक्स तो हमने लिए भी हुए हैं और बाइंग कॉस्ट दे भी रहे हैं, बट उसके चलते पुट जरूर हाथ में होनी चाहिए अनिल जी। जो आप भी कहते हैं कि ऐसी मार्केट में ब्लैंकेट पुट भी हेल्प करती है, तो जो पुट्स के प्रीमियम्स है चाहे हाई है, उसके लिए हम स्प्रेड्स बना रहे हैं, बट पुट जरूर हाथ में होनी चाहिए अनिल जी, क्योंकि जो प्रीमियम्स है ना कहीं बहुत सिग्नल दे रहे हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑनेस्ट चीज जो नितिन ने बोली कि डेटा नेगेटिव है लेकिन निफ्टी नीचे जा नहीं रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग मार्केट है जी, डिफिकल्ट मार्केट है। तो पहला डिसिप्लिन तो हम क्लाइंट से भी कह रहे हैं कि थोड़ा लाइट रहिए, क्योंकि ऐसी कंफ्यूजिंग मार्केट में जब मैं ही कह रहा हूं कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली फिर मतलब कोई कन्विक्शन व्यू नहीं है तो क्या करें। लेकिन अनिल जी कॉशियस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सिग्नल अच्छा नहीं है इंडेक्स के लिए, बट प्रॉब्लम है कि सेम टाइम पे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अनिल जी, काफी सारे। सही है, सिग्नल थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, थोड़े नीचे की तरफ के, लेकिन स्टॉक्स खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और मैक्स फाइनेंशियल MFSL इन्होंने की है एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, उसकी जो खास बातें वो देवांशी ने आपके लिए जोड़ी हैं और आपके सामने रखी है। देवांशी बताइए, मैनेजमेंट ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कहा है? बिल्कुल, अब तक हमने देखा है, अगर आप जनवरी से लेके अब तक देखें सर, आपको तो कॉन्फिडेंस था इस स्टॉक पर, लगातार आप तो कह रहे खाली वो डील अटकी हुई थी इरडा में, इस चक्कर में ये स्टॉक 500 रुपए पे अटका हुआ था। ये तो डील साफ होते ही मतलब, लेकिन अच्छा था क्योंकि जब तक डील अटकी थी तब तक ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा था। Absolutely. और 38% तक के गेन्स हमने अब तक इस स्टॉक में देखे, और यही नहीं, यहाँ से भी जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो भरोसा है वो काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले तो आप देखिए जो एक्सिस के साथ करार होता हुआ दिख रहा है, उसमें सिनर्जी बेनिफिट्स उनको काफ़ी सारे दिख रहे हैं। इनका ये मानना है कि आने वाले समय में इनके एजेंसी बेनिफिट्स, बैंक इंश्योरेंस से काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई दिखेगी इंश्योरेंस कारोबार की। साथ ही आने वाले समय में ये जो थीम है या ये जो सेगमेंट है इंश्योरेंस का, उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त आने की उम्मीद है, और मैक्स लाइफ की भी जो बढ़त है वो आने वाले समय में देखने मिल सकती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अगर आप बाकी कंपनी से अगर आप तुलना करते हैं तो इस कंपनी की ऑलरेडी काफ़ी बेहतर है, लेकिन आने वाले समय में 25% तक की बढ़त का भरोसा जो है वो मैनेजमेंट दिला रहा है। यहाँ से मार्जिन में भी ग्रोथ आने का ही जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो एनालिस्ट कॉन कॉल में भी की जा रही थी वो काफ़ी पॉजिटिव थे, एनालिस्ट पॉजिटिव होते हुए दिख रहे थे। और साथ ही आप देखिए, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ICICI प्रूफ से तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वैल्यूएशन इनके, लेकिन HDFC लाइफ के कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज है उनसे काफ़ी बेहतर इनके ग्रोथ रेशियोज हैं, लेकिन HDFC लाइफ से जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे अब नैरो डाउन होते हुए दिख रहा है, और सस्ता भी है स्टॉक। तो अब लोग जो एनालिस्ट हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बेहतर है इस प्राइस पर, जो ग्रोथ दिख रही है वो भी काफ़ी बेहतर है, और मैनेजमेंट का भरोसा है जो इंश्योरेंस कारोबार है उसमें तेज़ी से ग्रोथ आती हुई दिखेगी, तो खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल पर राय। आज थोड़ा ठंडा हो रहा है स्टॉक, पर मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी रही है, और पिछले कुछ समय में हमने स्टॉक पर भी अच्छा एक्शन देखा है। किरण जी, अब क्या चाल दिख रही है, टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट के? सर देखिए, एक चार्ट अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है, कोई मेजर डेंट नहीं है। मार्केट जो थोड़ी गिरावट दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ गिरावट नहीं है, पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। 900 एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है, तो मेरा मानना है कि 900 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल लगभग 950 के आसपास के लेवल्स के उधर है। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आएगा 950 के ऊपर, तब एक वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी के लिए लॉन्ग पोजीशन 900 के नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ, 900 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें। ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल पर राय। इस समय स्टॉक पर भी देखिए एक्शन वैसे भरपूर रहा है, पर अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, जिस तरह से बाजार का भी मूड माहौल है। नेगेटिव टेरिटरी में है निफ्टी, 50 पॉइंट नीचे है निफ्टी बैंक इस समय, तो थोड़ा प्रेशर वहाँ से बाजार पर बनता हुआ दिख रहा है इस समय। सारे के सारे जो मॉर्निंग के एक्टिव नेम्स थे वहाँ पर गिरावट आई है, साथ ही कुछ दिग्गज नेम्स फिसल रहे हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, TCS, विप्रो, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटो, इन सभी स्टॉक पर आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। HUL, टाइटन, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी पिछले कुछ मिनटों में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से आप बाजार पर दबाव बनते हुए देख रहे हैं। किरण जी, बजाज फिनसर्व पर भी गिरावट आई है, 1.5% नीचे फिलहाल चार्ट है, पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर प्रेशर बन रहा है। क्या चल रहा है इस काउंटर पर सर?
नहीं, थोड़ी सी नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऊपर में सप्लाई देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों काउंटर्स अलॉन्ग विथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सारे ये एनबीएफसी है, काफी बड़े एनबीएफसी है, वहां पे थोड़े से मुझे नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व आपको 9600 के आसपास के लेवल से 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। अगर किसी के शॉर्ट पोजीशन है तो 10,000 के नीचे ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व, जहां पर वीकनेस आ रही है। बजाज फाइनेंस पर भी आ रही है गिरावट, 2% नीचे ये काउंटर भी है। अपोलो टायर्स, यहाँ पर आज गिरावट आई है। एक बार वागले साहब से चेक करें अपोलो टायर्स। वागले साहब 3% नीचे अपोलो टायर्स, आज वायदा कारोबार का टॉप लूजर। क्या है अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल सर? दीपांशु, 230 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 215 210 तक भी जा सकता है। मैं यहाँ पर नहीं बेचूंगा, अगर इसको बेचना है तो बाउंस बैक के लिए वेट करें। 238 240 यहाँ पर बेचे, 245 के स्टॉप लॉस से 230 225 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स, यहाँ पर रखनी है नजर। इंडसइंड बैंक, सचिन जी इसकी चार्ट देखकर बताएं, यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। 1020 के लेवल पर फिसल कर आया इंडसइंड बैंक। दीपांशु, एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन के नजदीक है। इनफैक्ट 1020 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लगता है थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है इसमें। अराउंड 985 के आसपास के फिर स्विंग सपोर्ट है, सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना है। अगर इमीडिएट बेसिस पे किसी की पोजीशन है ऑन द शॉर्ट साइड तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 1038 के आसपास का। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। अब 50 पॉइंट की रिकवरी आई, निचले स्तरों से 100 पॉइंट की रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में। सर ऑलमोस्ट एवरी 30 सेकेंड्स मूड माहौल बदल रहा है। अभी 50 पॉइंट नीचे था, 50 पॉइंट ऊपर है सर। नहीं, दोनों तरह ऐसा ही है मामला। दीप वही है 14,900 925 वही रेंज के आसपास वहां पर सपोर्ट दिया 14,919 का। वो नीचे आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि गिरने वाला वापस ऊपर आता है, ऊपर आएगा आपको लगेगा बढ़ने वाला वापस नीचे। ये वो इसलिए बार बार एक ही काम करेंगे। इंडेक्स में जब ऐसा हाल है तो फिर आप स्टॉक्स में अपने रहिए ना, जहां स्टॉक्स में जो पूरा एक्शन है वो तो है ही। आइए, मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट। आपने बजट में सुना होगा 7 पार्क बनाने की बात वित्त मंत्री जी ने की थी। इन पार्क में क्या कुछ खास होगा? पार्क के नाम से मेरे को तो मानसी वो बचपन वाले पार्क याद आते थे, इनमें झूले वूले होते थे, फिसल पट्टी होती थी। अच्छा, कहीं हमारी छोटी ट्रेन भी होती थी बच्चों की। ऐसा कोई पार्क नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे टेक्सटाइल पार्क्स को एकजुट किया जाएगा कि जिससे पूरे सेक्टर को फायदा मिलता हुआ दिख सके। सेक्टर में कई नए प्रयोग से फायदा वैसे हो ही रहा है और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाकर टेक्सटाइल सेक्टर को एक नया रूप देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। गुजरात में टेक्सटाइल की तस्वीर जो है पूरी तरह से बदलने का लक्ष्य है। गुजरात सरकार का राज्य में 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का लक्ष्य है। टेक्सटाइल क्षेत्र को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी बनाया जाएगा जब सारी की सारी सुविधाएं एक जगह होंगी। फिर एक्सपोर्ट को लेकर भी कुछ हद तक यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे। रोजगार प्रदान करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। साथ ही राज्य सरकार के टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत 1500 करोड़ की सब्सिडी देने से भी काफी हद तक फायदा हुआ है। पिछले दिनों एक खबर आई थी और इसका पूरा असर है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ता हुआ हमने देखा। सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आ रही है। पीएलआई स्कीम के फाइनल स्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री की बैठक पर फोकस जो है उस पर काफी हद तक टेक्सटाइल सेक्टर कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जैसे सर अभी आपने बताया, ये तो स्ट्रैटेजी है ही और पोर्ट, रेल और वाटर के साथ 1000 एकड़ जमीन को प्राथमिकता देने की भी यहाँ पर खबरें आती हुई दिख रही है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की खासियत क्या है, जो आप पूछ रहे थे कि पार्क्स किस तरह के होंगे? पूरे सेक्टर का एक समान क्लस्टर होगा, साथ ही बड़े निवेश के मौके भी आते हुए दिखेंगे और इसके अलावा टेक्सटाइल वैल्यू चेन जो है उसका भी एक गठन होता हुआ दिखेगा। सब कुछ एक जगह होगा तो क्लियरली हर एक चीज और हर एक सुविधा एक साथ मिलती हुई देखने को मिलेगी। और इसी के चलते जो मेजर टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े शेयर्स हैं जैसे अरविंद, रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल, मोंटे कार्लो, बॉम्बे डाइंग, किटेक्स गारमेंट्स, ये तमाम शेयर्स में आए दिन हम तेजी देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके टेक्सटाइल सेक्टर पर बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक्स भी ढेर सारे हैं टेक्सटाइल स्पेस में। स्टॉक्स की कमी तो है नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन, बस यही कि बड़े स्टॉक्स अब ज़्यादा रहे नहीं। जो बड़े थे सब छोटे हो गए, सेंचुरी टेक्सटाइल, रेमंड्स वगैरह सब, बॉम्बे डाइंग सब वायदा कारोबार से बाहर निकले। मेरे ख्याल से एक भी एफएनओ स्टॉक बचा नहीं है टेक्सटाइल। पेज, हाँ टेक्सटाइल ही मान लो, पेज मान सकते हैं, हाँ टेक्सटाइल ही मान लो, बराबर। हाँ पेज इंडस्ट्री बचा है एक आध, मतलब
बहुत मुश्किल से। बाकी सेंचुरी तो चला गया सर, सेंचुरी होता था, सेंचुरी भी चला गया, बॉम्बे डाइंग होता था एक ज़माने में, फिर आपका रेमंड्स होता था, और भी होते होंगे, याददाश्त कमज़ोर है हमारी, लेकिन ठीक है, जो बचा है वो ठीक है। लेकिन एक स्टॉक है, अच्छा बैन से बेनिफिट का क्या हुआ? तैयार है आप? अच्छा मुझे लगा आज है ही नहीं। चलिए देवांशी तैयार है बिल्कुल। ओके, पहले क्या बताएंगे, एंट्री या एग्जिट? सर एंट्री तो नहीं है। एंट्री किसी की नहीं है? किसी की नहीं है। और अभी है कितने, 5 है ना? जी सर, 4 और 1 5, हाँ बराबर। तो एग्जिट? एग्जिट एक स्टॉक है, वो भी शायद कौन? BHEL, क्योंकि 82% है अभी मार्केट वाइड पोजीशन। अगर 80 से नीचे जाती है तब भी हम देखेंगे कि बैंड से बाहर जाएगा। नहीं बैंड से, हाँ 80 से नीचे पे निकलता है, हाँ करेक्ट। 85 पे अंदर आता है और 95 पे, माफ कीजिए 95 से जब तक 15% ना घटे तो कहाँ तक पहुँचा ये? 82 तो शायद बॉर्डर पे है, बहुत बॉर्डर पे। ठीक है, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो ये है बैन से बेनिफिट आपके लिए, कोई खास बदलाव है नहीं। ये विक्स 4% नीचे, इतना वोलेटाइल मार्केट में विक्स नीचे आता है, समझ में आता है? बिल्कुल नहीं। अरे सुमित जी, ये विक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अनिल जी, ये विक्स एकदम स्टेबल है, 4% भले ही दिख रहा है लेकिन ये एकदम स्टेबल है। और वॉलेटिलिटी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि विक्स 25 पे ट्रेड कर रहा है, इसके लिए वॉलेटाइल है। अगर ये विक्स 20 पे होता तो ये वॉलेटिलिटी नहीं मिलती, लेकिन 25 से 28 वाला जो रेंज है ये वॉलेटिलिटी वाला रेंज है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉलेटिलिटी है सारी विक्स के चलते है। थोड़ा सा और विक्स कूल ऑफ हुआ, ये 15,115,200 दिखा देगा निफ्टी जल्दी। ओके, 15,115,200 निफ्टी दिखाने की तैयारी में है। काफी तेज उतार चढ़ाव हो रहा है बाजार में, इसलिए अनिल जी ने कहा इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए और कैश स्टॉक में एक्शन देखिए। एक स्टॉक जो आज सुबह अनिल जी ने रेकमेंड किया था, चेन्नई पेट्रो, क्या हो गया इसको? स्पाइक आया है, फ्रेश स्पाइक आया है, सुबह से एक्टिव है जब से आपने बात करी। अभी देखिए एक फ्रेश मूव आ रही है, 12-12.5% की तेजी चेन्नई पेट्रो दिखा रहा है। सुबह 117 के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी थी, 120 का पहला टारगेट था, वो अचीव हो गया है। 125 का दूसरा टारगेट है, उसकी तरफ स्टॉक मूव कर रहा है। पोजिशनली तो आपने बड़े टारगेट्स दिए हैं, करेक्ट। 122, 125, 130 और मार्केट और ठीक रहा और कच्चा तेल ऊपर रहा तो 150। दो कंडीशन के साथ 150 है नेचुरली, क्योंकि देखो E4 बट बहुत सारे होते हैं भाई, मार्केट है, कच्चा तेल नीचे आ जाए, मार्केट नीचे आ जाए तो एक मिनट महाराष्ट्र में शराब पर वैट 60% से बढ़कर 65%। ओके, महाराष्ट्र में ग्लोबल स्प्रिट, ओके, खराब खबर है, खराब खबर है। 5% शराब के शेयरों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर। महाराष्ट्र के बजट में ऐलान हुआ है, आज महाराष्ट्र का बजट है, इसमें वैट बढ़ाया गया है 5%। यूनाइटेड स्पिरिट्स हरी निशान में ही है 1%। तो महाराष्ट्र में जो लीकर का कारोबार करने वाली कंपनियां, उनके लिए खराब खबर, 5% वैट बढ़ा है। बंसली कुछ फर्क पड़ता है इससे फंडामेंटली? टेक्निकली तो छोड़ दीजिए। देखिए अनिल जी, फंडामेंटली कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी तो जो टैक्स वैट बढ़ा है वो कंज्यूमर में पास ऑन कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाता है। बट फर्क पड़ता है अनिल जी कंज्यूमर की पॉकेट पर, उसको अनिल जी फर्क पड़ता है, तो असली फर्क वहां पड़ता है। ओके तो कंज्यूमर की पॉकेट पर तो फर्क पड़ेगा ही। वैसे भी महाराष्ट्र में जो रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं ही, पर अब यहाँ पर और बजट का ऐलान आते हुए दिख रहा है, वैट पर बढ़त महाराष्ट्र में लिकर पर। यह है आपके लिए खबर, नजर रखिए इस पर। अनिल जी बस थोड़ी देर में अपनी स्ट्रैटेजी भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, उससे पहले जय ठक्कर भी हमारे साथ है, स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल। मॉर्निंग में जो हमने लेवल्स मैंने दिए थे 15,114 और 15,111 का हाई लगाकर निफ्टी में हमें रिवर्सल देखने मिला, और जो भी ऊपर से सेल ऑफ गया है उसका कुछ खास इंपल्सिव नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है रेंज बाउंड टू पॉजिटिव रह सकते हैं। तो निफ्टी का 14,950 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे 136 पे, 136 प्राइस चल रहा है इसका, 14,950 के कॉल का, इसको खरीद कर चलना है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड जो रिसेंट लोज बने थे 14,862 के, वो ब्रेक नहीं करते तब तक ये रेंज बाउंड टू पॉजिटिव देख सकता है। अगर वो ब्रेक किया तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 14,500, बट वो नहीं करता तो यहाँ से फिर से हमें 15,100 तक का मूव देखने मिले। तो ये 36 वाला जो ऑप्शन है 136 वाला, आई वुड रेदर से
उसका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 173 का दीपांशु, और सेकंड टारगेट बनेगा 195। 173, 195 ये जो टारगेट्स बनते हैं। ऑन द डाउन साइड दीप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें फेस करना है दैट वुड बी एट 111। तो 111 का स्टॉप लॉस, 173, 195 का टारगेट, खरीदारी करें 14,950 के कॉल ऑप्शन की। ये है आपके लिए जय की राय। जय जुड़े रहें, आपसे थोड़ी देर में आपकी जैकपॉट कॉल भी लेंगे, पर उससे पहले चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल पिक्चर वैसी की वैसी है। एक बार उससे पहले मैं दूं, उससे पहले एक बार वागले साहब तैयार, जल्दी से वागले साहब के लिए पहले बिगुल बजा दें, क्योंकि उनकी तो कॉल है, मेरे को तो खाली एनालिसिस करना है। तो वागले साहब का वंडर बनाए सर। अनिल जी, बीटीएसटी कॉल एसबीआई लाइफ बाय करना है, 927 928 के आसपास चल रहा है, 925 तक आएगा, ऐड करें। 918 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपए की रिस्क होगी। 945 तक के अपसाइड में देख रहा हूं, मुझे लगता है 945 टू 950 के लेवल्स कल सुबह आने चाहिए। ओके, तो एसबीआई लाइफ पर करनी है खरीदारी, ये आ रही है वागले साहब की तरफ से राय। इंश्योरेंस स्टॉक सुबह से सर एक्शन दिखा रहे हैं। आशीष केलकर साहब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खरीदने की राय देके गए थे। आईसीआईसीआई प्रो एक्टिव है, मैक्स की तो हमने बात करी ही, और एसबीआई लाइफ देख लीजिए, यहाँ पर भी एक्शन आ रहा है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स और न्यू इंडिया एश्योरेंस पर 6% की तेजी, तो इंश्योरेंस स्पेस पर नजर रखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ पर अभी सचिन जी ने भी आपको खरीदारी की राय दी थी। पर आइए चलते हैं स्ट्रैटेजी के पास, अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का बिगुल। सर डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है, काफी वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 2% की गिरावट है, और यूरोप के बाजार भी अब अपनी गेन्स गिव अप कर रहे हैं। यूके फ्लैट हो गया है, हालांकि जर्मनी और फ्रांस अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो बेसिकली दीप क्लोजिंग बुरी नहीं है। इस तरह के माहौल में भी आप हरे निशान में बंद हो रहे हैं, जहाँ दुनिया भर के बाजारों में शायद हम अकेले ही हरे। हाँ, और कोई ग्रीन में दिख रहा है नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर तो सारे एशिया नेगेटिव, बाकी सारे नीचे ही बंद हुए। तो कम से कम आप हरे तो बंद हो रहे हैं। और निचले स्तरों से आखिरी आधे घंटे में रिकवरी भी आई है। ठीक है, 15,000 से थोड़ा सा नीचे, ये तो ठीक है, ये 5-50 पॉइंट वाला तो मामला चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है और बहुत खराब नहीं है। तो इन सब के बीच में तो फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी पर फ्रेश पोजीशन तो कोई बनाने की बात है नहीं, न तेजी की न मंदी की, क्योंकि जब तक ये इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं। और स्टॉक्स में आपकी जो पोजीशन है वो बनाए रखें। अगर आप लॉन्ग पोजीशन, आमतौर पर जो ज़्यादा लोग होते हैं उनके लिए सिंपल है, अगर आप लोगे 14,700 का आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन खरीद कर जाए, 300 पॉइंट नीचे का, जहाँ प्रीमियम कम होगी, वो हेजिंग के लिहाज से कि अचानक से कुछ बड़ा हो जाए तो। और अगर आप शॉर्ट हैं तो 15,300 का कॉल ऑप्शन, माफ 15 लॉन्ग शॉर्ट है तो हाँ 15,300 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाए, जो आपके आउट ऑफ द मनी का है, तो उस हिसाब से करें। अगर हेजिंग करनी है तो बाकी कोई जरूरत नहीं, तो परेशानी की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। रेंज बाउंड मार्केट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हो जाएगा, ठीक है। कल शुक्रवार को 650 पॉइंट बढ़ा था डाउ, इसलिए थोड़ा नीचे है। आप ऐसे देखेंगे तो अमेरिका में तो 600 पॉइंट की तेजी के बाद थोड़ा सा नीचे आया है, तो इतना तो आ ही सकता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन हाँ, बॉन्ड यील्ड चूंकि थोड़ी वॉलेटाइल है तो हल्की पोजीशन रखें, जितनी संभाल सके, मैनेज कर सके उतना ही रखें, बस सिंपल। ठीक है, तो रिस्क अनुसार पोजीशन अपनी बनाए रखें। जय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। एक डॉक्टर रेड्डीज पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की मेरी सलाह है। 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप लेकर चले, जो अभी ऑन एन एवरेज अराउंड 170-72 के रेंज में मिल रहा है, 170-72 के रेंज में मिल रहा है। डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, पहले भी हमने इसको रेकमेंड किया था लॉन्ग साइड पर, तभी हमारे टारगेट हासिल हुए थे। अब फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मोमेंटम पॉजिटिव है, मुझे तो लग रहा है कि 170-72 के रेंज में आप खरीद कर चलिए। ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस फेस करना है दैट वुड बी 139, और ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो है 205, सेकंड टारगेट बनेगा 230, 205, 230, ये दो टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी का 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज ये फोकस में आ रहा है जय ठक्कर के लिए, 170 पर 4500 का कॉल खरीदें, ये राय दे रहे हैं जय।
फार्मा स्टॉक्स थोड़ा रोटेशन आज जरूर हुआ था, फ्राइडे के दिन भी हमने देखा था, पर वैसी कोई बड़ी तेजी इन पर नहीं बनती हुई दिखी। एकदम सपाट क्लोजिंग के लिए निफ्टी अब मूव करते हुए दिख रहा है। जो अभी महाराष्ट्र में लिकर पर वैट बढ़ाने की खबर आई थी, अब यूनाइटेड स्पिरिट्स से थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है। हालांकि स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा है, पर हल्की सी गिरावट काउंटर ने अभी करंट लेवल से आपको दिखाई है। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बजट को लेकर फिलहाल वो प्रेजेंट हो ही रहा है स्टेट असेंबली में, और वहां से हम सारे अपडेट्स आपको बता रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस के लिए कुछ और एक्शन आते हुए दिख रहा है। घर खरीदारी पर स्टैंप ड्यूटी की छूट देने की बात चल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए ओके, स्टैंप ड्यूटी की छूट वैसे तो चली रही है, किसी स्कीम के हो अंदर सकता है कुछ और बढ़ा रहे हो या ऐसा कुछ हो। तो महाराष्ट्र के बजट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है, थोड़ा इस पर भी रखेंगे। सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी कट यहीं पर हुई थी। करेक्ट, ठीक है। 1% की छूट मिलेगी गृह स्वामिनी योजना। गृह स्वामी नहीं, तुम ऐसे मत देखो। हाँ, गृह स्वामिनी है, वाइफ के नाम पे खरीदना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, वाइफ के नाम। हाँ, आज महिला दिवस के दिन तो अपने बारे में कुछ तुम सोचो भी मत। तो ये हालत है वरुण की, लेकिन फिलहाल 1% की छूट मिलने की तैयारी है यहाँ पर, अगर आप पत्नी के नाम पर घर खरीदते। देखा वरुण, ये तो महिला दिवस का गिफ्ट है, वैसे एक्चुअली गिफ्ट है ना, एक्चुअल गिफ्ट है। तो अगर आप महिलाओं के नाम पर घर खरीदते तो 1% की आपकी स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। ये आती हुई महाराष्ट्र सरकार के बजट में ये स्पेशल घोषणा है, ये आपके लिए वंडरफुल, क्या बात है। तो ये स्टॉक है, साथ ही महाराष्ट्र के जो बाकी स्टॉक्स है, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सारे स्टॉक्स है, इन पर फोकस कीजिए। ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी टाइप के शेयर जो है यहाँ पर बॉम्बे डाइंग, ढेर सारे स्टॉक्स है। तो ये है आपके लिए इस वक्त की पूरी की पूरी डेवलपमेंट। तो महाराष्ट्र के बजट में 2 चीज़ें खास निकली, एक प्रॉपर्टी के लिए और दूसरा लिकर के लिए, शराब के शेयरों के लिए, ये आती हुई दिख रही है। ये है खबरें। चलिए, बाजार बंद होने की तैयारी में है, कुछ ही सेकंड्स बचे हैं और देख लेते हैं किस तरह की क्लोजिंग के लिए हम जा रहे हैं। तो 14,900 के ऊपर तो बंद होंगे, लेकिन 15,000 के ऊपर बंद नहीं होंगे, ये साफ नज़र आ रहा है। 35,300 यहाँ पर हम बंद हो रहे हैं, हल्के हरे निशान में बंद होने की तैयारी में। सेंसेक्स 40 अंक ऊपर बंद होने की तैयारी। तो ये सारे इस वक्त आपके सामने एक हल्की हरे निशान के साथ क्लोजिंग की तैयारी होती हुई दिख रही है इस वक्त। तो डीप क्लोजिंग में हम जा रहे हैं, बिल्कुल हरे निशान में बंद होने में कामयाब रह रहे हैं, ये हमारा अचीवमेंट आज का। सर, आप कह भी रहे थे सुबह कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार है, पर ढेरों स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्शन दिखाया। यूपीएल 7% ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है और डेज हाई के करीब बंद हो रहा है। एंड में थोड़ी एक फ्रेश स्पाइक आई थी। ऑयल एंड गैस सुबह से ही एक्टिव हैं। गेल, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही। एलएनटी पर नजर रखिए, 3.5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। और सर, महाराष्ट्र बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट, थाने में 7,500 करोड़ रुपए के मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। तो ये अगेन एक फैक्टर है जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी अच्छा एक्शन रहा है। एसबीआई लाइफ, वागले साहब की खरीदारी की राय। एचडीएफसी लाइफ सचिन जी को पसंद है, इन दोनों स्टॉक्स में एक्शन बनते हुए दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज पार्टिसिपेशन रहा, हालांकि 2200 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है, बट फिर भी यहां से मूव आई। एचसीएल टेक, आशु जी की खरीदारी की राय, 2% ऊपर ये काउंटर भी बंद होते दिखा। पर दूसरी तरफ गिरावट आई है इंडसइंड बैंक में, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक फ्राइडे की तेजी के बाद प्रेशर में। एचयूएल पर दबाव, एचडीएफसी लिमिटेड पर आपको एक्शन दिखा गिरावट का। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईटीसी, इन सभी दिग्गजों पर दबाव की वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी एकदम फ्लैट, सिर्फ 25 पॉइंट की हल्की बढ़त के साथ बंद हो रहा है। कमिंस यहां पर 4% की तेजी। आईआरसीटीसी, अनिल जी की खरीदारी की राय, 4.5% ऊपर बंद। ग्लेनमार्क लंबे समय बाद यहां पर अच्छा एक्शन, 490 के लेवल पर क्लोज, 4% की तेजी। बीएचईएल, सेल, नैल्को, इन सभी पीएसयू स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन देखा। एनएमडीसी, आरईसी, यहां पर भी एक्शन रहा। वेदांता अच्छी तेजी के साथ, ये स्टॉक भी 2.5% ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स, इस पर 3% की गिरावट। मुथूट फाइनेंस, यहां पर प्रेशर। टीवीएस मोटर्स, बर्जर पेंट्स, एम्फोसिस, पिडिलाइट, पेज इंडस्ट्रीज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कुछ और स्टॉक्स थे जो गिरावट के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल सर, एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग तो हुई है बाजार की, ये एक बड़ी बात है। पर 15,000 के जस्ट नीचे निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। माफ कीजिएगा, क्लोजिंग निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए यहाँ पर हरे निशान में होती हुई नजर आ रही है। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए बता दें, कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को ही मिला है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने उन महिलाओं को दोबारा से नौकरी पाने में मदद की जो कभी शादी की वजह से तो कभी बच्चों की देखभाल की वजह से नौकरी से दूर हो गई थी। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि वर्क फ्रॉम होम से 86%
शादीशुदा महिलाओं को दोबारा नौकरी मिली, लेकिन सवाल ये कि ये व्यवस्था कितने दिन चलेगी। अगर कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है तो क्या वो इसे कंटिन्यू करेंगे? अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा? इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर आज हमारी खास पेशकश में शामिल होंगी 3 बेहद खास मेहमान। होंगी हमारे साथ विनती ऑर्गेनिक्स की एमडी और सीईओ विनती सराफ, टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वीपी ऋतुपर्णा चक्रवर्ती और वरिष्ठ वकील आभा सिंह। तो आपकी खबर आपका फ़ायदा में ज़रूर देखिए। वर्क फ्रॉम होम बना वरदान, ये है आज शाम 5 बजे का विशेष शो। घर के बजट को से लेकर देश का बजट संभालती है महिलाएं, और महिलाएं मनी मैनेजमेंट में तो अव्वल हैं ही, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट के मामले में भी उतनी ही एक्टिव हैं? तो महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग से लेकर टैक्स प्लानिंग क्यों है ज़रूरी, आज बताएंगे मनी गुरु विमेंस स्पेशल डे में। शाम 6:26 पर मनी गुरु ज़रूर देखिएगा। महिलाओं का मनी मंत्र, हमारे साथ 3 खास महिलाएं अपने अनुभव साझा करेगी। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका मोनिका हालन, क्लियर टैक्स की चीफ एडिटर प्रीति खुराना और policybazaar.com में लाइफ इंश्योरेंस की बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल, ये सब होंगे हमारे साथ आज शाम 6:26। और रात 7:56 पर देखिए हमारी नई और ख़ास पेशकश इंडिया 360, जिसमें पॉलिटिक्स और बाजार से लेकर इंटरनेशनल खबरें का 360 डिग्री का व्यू आपको मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसद में महिलाओं के आरक्षण पर होगी बातचीत। जानेंगे कि राजनीति में महिला आरक्षण की बात कहां अटकी हुई है। इसके अलावा कवर स्टोरी में देखेंगे लगातार बढ़ते कच्चे तेल के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों से सरकार कैसे राहत दिलाएगी, और साथ ही क्या जीएसटी के तहत पेट्रोल लाने से राहत बनेगी। जीएसटी के अलावा सरकार के पास क्या क्या विकल्प है जिससे कि पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जा सके, इन्हीं पर होगी विस्तार से चर्चा। और इसके अलावा भी होंगी ढेर सारी खबरें, राजनीति से लेकर खेलों तक, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय, सारी खबरें ज़रूर देखिएगा इंडिया 360 में। #ZIndia360 रात 7:56 पर आपके लिए होगा आज का विशेष आयोजन। फाइनल क्लोजिंग 14,956, 18 अंक ऊपर निफ्टी पर, 47 अंक ऊपर बैंक निफ्टी पर, 35,275 और सेंसेक्स 35 अंक मजबूत 50,441 पर हल्के हल्के निशान के साथ कुल मिलाकर सर उठाकर ऊंचा कर बंद होने में रहे कामयाब बाजार। ये है आज हफ्ते के पहले दिन का एक्शन। विदा लेने का वक्त है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद बागल साहब, कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, सचिन जी, सुमित जी और किरण जी का दिल से विशेष धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाज़त।